हेलो साइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से सफलता की इस सीरीज में। तो सफलता की इस सीरीज में आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। और जो चैप्टर है उसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी उत्सर्जी उत्पाद और उसका निष्कासन। तो जब भी इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, जैसा कि हर बार हमने देखा है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने जाना है कि उस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या और पढ़ने का मतलब क्या है। क्योंकि जब हम जान जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अटैच हो जाते हैं उस चैप्टर से। तो जैसा कि हेडिंग लिखा होगा कि उत्सर्जी प्रोडक्ट या उत्सर्जी उत्पाद और उसका निष्कासन, इन दोनों बातों पे ही ध्यान दें। तो एक दिया है उत्सर्जी उत्पाद यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर रिमूवल, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्या, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। यानी उत्सर्जी उत्पाद क्या है और उसका निष्कासन कैसे करते हैं, यही इस बात में जानेंगे। तो उत्सर्जी उत्पाद जब भी हम बोलेंगे कि उत्सर्जी उत्पाद क्या है, तो आपको भी पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं। उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए थी वो हमने खाने से प्राप्त किया, खाने को पाचित किया, अवशोषित किया। और जहां पे जो आर्गन जितना ही ज्यादा उपापचयी क्रियाओं में लिप्त है, उतना उसको खाना देने की जिम्मेदारी भी ली परिसंचरण तंत्र के थ्रू। फिर हमारा जो स्वतंत्र श्वसन तंत्र था, वो कोशिका दर कोशिका उस खाने का इस्तेमाल करके ऊर्जा भी निकाला, ऊर्जा भी प्राप्त किए हम। और जो भी हमारे अंदर इस ऊर्जा से जो भी उपापचयी क्रियाएं हम कर रहे हैं, उन उपापचयी क्रियाओं के दौरान बहुत सारे हमारे पास ऐसे उत्सर्जी उत्पाद बनेंगे, या हम बोल सकते हैं उपापचयी वेस्ट मटेरियल बनेंगे, या मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल बनेंगे। ठीक है। तो उन मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को हम अपने शरीर में तो रखेंगे नहीं, और जब शरीर में रखेंगे नहीं तो किसी ना किसी तरह से उसे हम शरीर से बाहर निकालते होंगे। किसी ना किसी तरह से शरीर से जब बाहर निकालते होंगे, तो सारे ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग तरीका होगा और अपने अलग अलग अंग होंगे जो इस पार्ट में या जो इस फंक्शन में हिस्सा लेते होंगे। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो ह्यूमन से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करेंगे उसी एनसीईआरटी के साथ और जानेंगे। तो जैसे देख रहे होंगे उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है, तो प्राणी में उपापचयी अथवा अत्यधिक अंतर्ग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में ज्यादा मात्रा में अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल है। लेकिन हम बात करें कि अलग अलग प्राणियों का जिक्र करें अगर, कि अलग अलग प्राणी जो है, तो चूंकि हमारे यहाँ मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो होता है अमोनिया होता है। अमोनिया होता है टॉक्सिक, तो अमोनिया को हर प्राणी अपने अपने तरीके से शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। डिपेंड करता है कि वो प्राणी रहता कहाँ है, इन तमाम बातों पे डिपेंडेंट है वो चीजें। तो हम देखेंगे प्राणियों का कि इनके यहाँ कैसे उत्सर्जन होता है अमोनिया का, कि जो कि टॉक्सिक मटेरियल है। तो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग उत्सर्जन के तरीके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म यानी कुछ प्राणी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में ही बाहर निकालते हैं। अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में ही बाहर निकालते हैं। तो अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकालते हैं तो समझ लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कोई प्राणी है, कोई भी एनिमल, हमने बोला अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकाला है। ठीक है। तो जब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि अगर किसी प्राणी का एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल अमोनिया के फॉर्म में निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यानी अमोनिया के फॉर्म में जो निकालेंगे वो अमोनोटेलिक होंगे। अब अमोनिया के फॉर्म में कौन निकालेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा कि अमोनिया क्या होता है, अमोनिया को घुलित करने के लिए वाटर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्या होती है, वाटर ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। यानी हम सिंपल सी बात करें कि अगर 1 ग्राम अमोनिया को हमें डिजॉल्व करना हो तो हमें लगभग 100 ml पानी की जरूरत पड़ेगी 1 ml अमोनिया के लिए, 1 ग्राम अमोनिया के लिए। तो 1 ग्राम अमोनिया के लिए 100 ml पानी की जरूरत पड़ेगी। तो डेफिनेट सी बात है ऐसे ऑर्गेनिज्म ही अमोनिया के रूप में अपने उत्सर्जी उत्पाद को बाहर निकाल पाएंगे जिनके यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होगी। यानी जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रहते होंगे कहाँ, एक्वेटिक लाइफ में, तो वहां पे क्या होता होगा, अमोनिया के फॉर्म में जो है हम उत्सर्जी उत्पाद को बाहर निकालते होंगे। देखिएगा कैसे,
जैसे उत्सर्जित उत्पाद अमोनिया की बात कर लें तो किससे उत्सर्जन का तरीका क्या होता है, शरीर सतह या क्लोम मछलियों में विसरण के द्वारा, जैसे कि अमोनिया आयन के रूप में। इन तरीकों से हम अमोनिया को बाहर निकाल सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें जल की आवश्यकता तो काफी होती है, क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया को डिजॉल्व करने के लिए लगभग 100 ml पानी की जरूरत होती है। विषैलापन देखें तो सबसे टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है हमारा अमोनिया। ठीक है, फिर हम बात करें कि किसमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहां पे अमोनिया के फॉर्म में हम एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो उसका एग्जांपल देखेंगे तो टेडपॉल हो गया एंड जलीय कीट हो गया, टिलियोट्स हो गए। एग्जाम्पल काफी बार पूछे गए हैं आपसे नीट एग्जामिनेशन में। फिर बात करेंगे यूरिया। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पहले अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है ऑर्निथीन साइकिल जो हमारे लीवर यानी यकृत में होता है, उसके तहत हम करते क्या है, अमोनिया को यूरिया में तब्दील करते हैं। अमोनिया को यूरिया में बदलते हैं और यूरिया को हम क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। इसकी एक वजह भी है, क्योंकि 1 ग्राम यूरिया को अगर हम बात करें डिजॉल्व करने के लिए तो लगभग 30 ml पानी की जरूरत होती है, यानी अमोनिया से तो कम ही पानी चाहिए हमें। तो देखा गया है कि अमोनिया या यूरिया, अमोनिया ऐसे ऑर्गेनिज्म में है जो पानी में रहते हैं, जिनके पास सफिशियंट अवेलेबिलिटी है वाटर की। उनके यहाँ क्या होता है, अमोनिया के फॉर्म में निकाल दिया जाता है। अच्छा, जो इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं वो यूरिया के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम यूरिया को बाहर यानी 1 ग्राम यूरिया को डिजॉल्व करने के लिए लगभग 30 ml पानी की जरूरत होती है। तो लगभग ऐसा है। तो अगर इसका विषैलापन देखें तो यकृत में उपापचय के दौरान उत्पन्न अमोनिया यूरिया में बदल जाती है, जो कि विक द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। पहली बात, अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है और पानी की भी जरूरत अमोनिया से कम होती है इसमें। तो किसमें होता है अमोनिया यूरिया के फॉर्म में? तो जितने भी मैमल्स यानी स्तनधारी हैं और सार्क हैं, उसमें क्या होता है, यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। फिर हमारे पास यूरिक अम्ल है, यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड है तो मल के साथ लेई के रूप में। क्यों भैया? तो यूरिक एसिड की बात कर ले हम तो यूरिक एसिड को और कम पानी की जरूरत होती है। लगभग यूरिक एसिड जो ऑर्गेनिज्म निकालते हैं यूरिक एसिड के रूप में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को, वो लगभग सेमी सॉलिड फॉर्म में निकालते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम यूरिक एसिड को डिजॉल्व करने के लिए 10 ml पानी की जरूरत पड़ती है। तो लगभग इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते होंगे, डेफिनेट सी बात है, जिनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी है, जो पानी कम कंज्यूम करते होंगे। तो अगर हम देखें तो मल के साथ लेई के रूप में या एक अवक्षेप के रूप में। अगर हम देखें टॉक्सिसिटी तो यूरिक एसिड की सबसे कम टॉक्सिसिटी होती है, पानी की जरूरत भी इसको सबसे कम होती है। जितने भी पक्षी होते हैं, कीट होते हैं, स्थलीय घोंगे, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, इन सब में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल निकाला जाता है शरीर का, उसे किसके थ्रू निकाला जाता है? यूरिक एसिड के फॉर्म में निकाला जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एमिनो एसिड के फॉर्म में निकालते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म अमीनो एसिड के फॉर्म में निकालते हैं, कुछ ट्राई मिथिल ऑक्साइड के रूप में फॉर्म में निकालते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, जैसे स्पाइडर की बात कर लें तो गुवेनिन के फॉर्म में निकालती है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग एडाप्टेशन है, डिपेंड करता है कि वो किस हैबिटेट में है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है, इसके हिसाब से अपने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को लोग शरीर से बाहर निकालते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर हम बात करेंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्राणी है, तो हम प्राणी जब भी पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम जब भी पढ़ेंगे तो देखेंगे प्राणी जगत में विकास हुआ है। कहीं पे हमारे यहाँ ऑर्गन नहीं था, कहीं पे ऑर्गन बनना चालू हुआ, इस तरह करते करते हम यहाँ इस स्टैंडर्ड या लेवल पे पहुंचे हैं। तो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग अंग होते हैं जो इस उत्सर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात याद होगी अगर आपको, यानी चपटा जो क्रीमी होता है, उसमें सबसे पहले हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन का जिक्र किया था और बताया था यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट या फ्लेम सेल कहा करते थे। तो देखिए चपटे क्रीमी में प्लेनेरिया, रोटीफर्स, कुछ एनेलिड एवं सिफेलोकॉर्डेट में प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल यानी ज्वाला सेल। फिर केंचुआ की बात आई। उसके पहले अगर हम देखें तो एस्के हेलमिन्थेस में कहीं हम एच सेप के रिनेट सेल का जिक्र करते हैं। केंचुए की बात करें तो केंचुए में नेफ्रीडिया पढ़ते हैं हम लोग, और कॉकरोच में मेल्पिगियन नलिकाएं पढ़ते हैं, कॉक्सल ग्लैंड पढ़ते हैं, ग्रीन ग्लैंड पढ़ते हैं या एंटीनरी ग्लैंड भी पढ़ते हैं। क्रस्टेशियंस की बात करें, झींगा की, तो हरित ग्रंथियां जिसे हम कह रहे हैं ग्रीन ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड। और समस्त कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स की बात कर ले तो हमारे यहाँ क्या होता है, विक जो होता है हमारा, यानी जो किडनी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने के लिए। तो ये रहे अंग, और जो पिछला हमने पढ़ा वो रहा तरीका कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अपने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को किस फॉर्म में बाहर निकाल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी थी, जिस फॉर्म को एडॉप्ट किया उसके लिए।
अगर ज्यादा से ज्यादा वाटर अवेलेबल है उसके लिए तो अमोनिया के फॉर्म में निकाल दिया। अगर इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ वाटर उसके पास है तो उसने यूरिया के फॉर्म में निकाला। अगर कम पानी कंज्यूम करता है तो उसने यूरिक एसिड के फॉर्म में निकाला। क्लियर है? चलिए, अब हमें पढ़ना है किसके बारे में? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। हमें अपने बारे में पढ़ना है। अपने बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा हम जान लें अपने किडनी के बारे में। तो हम अपने किडनी के बारे में जब जानना चालू करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम जानना चाहें कि हमारे यहाँ जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं क्या? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीशन कह दें। अभी हमने बस इसको लिखा है। तो हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन की, कि हमारे यहाँ उत्सर्जन जो है कैसे होता है या कौन से उत्सर्जन अंग होते हैं। ठीक है, उत्सर्जन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ इत्तेफाक से दो किडनी यानी दो विक पाए जाते हैं। विक को देखें अगर, तो विक जो होता है बीन शेप, यानी बीन देखा होगा आपने, ऐसे लगभग ऐसे होते हैं। अच्छा, एक राइट और एक लेफ्ट। जो लेफ्ट होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है। अगर हम देखें एनाटॉमिकल पोजीशन देखें तो लेफ्ट थोड़ा छोटा होता है लेकिन थोड़ा ऊपर होता है। तो यहां से निकलता है क्या? विक से निकलते हैं हमारे यूरेटर। क्या निकलते हैं? यूरेटर। और यही यूरेटर जो है जाके खुलते हैं हमारे मूत्राशय में। किसमें? मूत्राशय में। और मूत्राशय खुलता है किसमें? मूत्रनाल में। और ये अल्टीमेटली जाके हमारे पेनिस में ओपन होता है। एक मोटा मोटी अगर संरचना देखें तो ये रहे हमारे विक रहे। क्या रहे? विक रहे। तो हमारे यहाँ देखने में डायग्राम से ही लग रहा होगा कि हमारे यहाँ जो है विक वो दो होते हैं नंबर में। किडनी या बीन शेप होते हैं। किडनी शेप बोला ही जाता है बीन शेप को, तो विक ऐसे शेप के होते हैं। अच्छा, एक बात जान लीजिए, जैसे हम बताएं अगर अपने विक के बारे में, तो जैसे हमारे शरीर के जो अंग हैं, हमारे शरीर के जो अंग हैं वो ऐसे कैविटी में, जैसे मान लीजिए एक अंग ए हो गया, ए एक बी हो गया, एक सी हो गया, ऐसे सारे ऑर्गन जो हैं वो ऐसे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पड़े हुए। जो हमारा किडनी होता है, मान लीजिए हम किडनी को इस दूसरे कलर से दिखा लें, तो ये पेरिटोनियम कवरिंग जो होती है, पेरिटोनियम जो होती है लाइनिंग, उस पे कुछ इस तरह से पाया जाता है। यानी एक तरफ से पेरिटोनियम से हमारे ढका होता है, बाकी तरफ से नहीं ढका होता है। अच्छा, एक तरफ से पेरिटोनियम से ढका होता है, इसलिए हम अपने किडनी को रिट्रोपेरिटोनियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिट्रोपेरिटोनियल। रिट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं। तो हमारे यहाँ दो विक पाए जाते हैं। अच्छा, विक की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ विक का जो फंक्शनल यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उसे बोलते हैं क्या? वृक्काणु, यानी नेफ्रॉन बोलते हैं। वृक्काणु जो होती है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है हमारे यहाँ विक की। पढ़ा होगा आपने कि नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, या नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ऐसा पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम देखते हैं, अगर हम देखें किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और यूरेथ्रा पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। और ऐसे हम एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे यहाँ पढ़ना क्या? हमें मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी विक होता है, एक जोड़ी मूत्र नलिकाएं या वाहिनियां कह लीजिए, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। ठीक है, इस संरचना दिख रही होगी आपको। अब हम क्या करेंगे, इसी किडनी को काट के थोड़ा डिटेल में देखना चाहेंगे। इसी किडनी को काट के थोड़ा डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे कि भाई है क्या संरचना। तो अगर हम देखें तो विक की उत्पत्ति, जैसा कि आपने बताया था, जैसा कि हम जानते भी हैं कि कोई भी आर्गन या कोई भी अंग हमारे शरीर में, तो अगर हम अपने इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में जाएं कि हमारा जब हम भ्रूणीय अवस्था में थे तो भ्रूणीय परिवर्धन कैसे हुआ था, तो जब भ्रूण बनता है हमारे यहाँ तो जो जर्म सेल्स होती हैं वो 3 लेयर में अरेंज हो जाती है। जो बाहर की सेल्स होती हैं वो बनाती हैं क्या? एक्टोडर्म। जो मिडिल में सेल अरेंज होती हैं वो बनाती है मेजोडर्म। और जो अंदर की तरफ होती हैं वो बनाती हैं क्या? एंडोडर्म। और यही एक्टो, मीजो और एंडोडर्म मिलके हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में, जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी सेल हैं, उनका फॉर्मेशन करती हैं। तो इत्तेफाक से जो सेल्स जिसका जो जर्म लेयर जिसका फॉर्मेशन करती है उसकी उत्पत्ति वही जर्म लेयर बोली जाती है। जैसे हम
बात करें किडनी की, तो किडनी मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो सेल्स या जो कोशिकाएं बीच की लेयर में रही होंगी, उन्होंने ही किडनी का फॉर्मेशन किया होगा, इसीलिए हम मीजोडर्मल इन ऑरिजिन बोल रहे हैं। तो स्तनधारियों में विक सेम के बीज के आकार का, बीन बोलते हैं जिसे, सेम के बीज के आकार का होता है, गहरे लाल भूरे एवं कठोर तंतुमय संयोगी उत्तक द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। यानी बात हो गई विक कशेरुक दंड के पार्श्व में दोनों और अंतिम विच्छीय, यानी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कितने वच्छीय कशेरुकी, अगर यहाँ पे देखें थोरेसिक वर्टिब्री की बात करें तो हमारे यहाँ 12 पेयर थोरेसिक वर्टिब्री 12 पेयर थोरेसिक वर्टिब्री पाई जाती है, और उससे क्या निकलते हैं, पसलियां निकलती हैं। पसलियां देखेंगे तो 12 पेयर होती हैं हमारे यहाँ। 1 से लेके 7 तक को हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, फिर 8वां 9वां और 10वां जो होते हैं वो कार्टिलेज की मदद से जुड़े होते हैं हमारे यहाँ पे स्टर्नम बोन पे, तो उसे हम बोलते हैं फाल्स, और 11वां 12वां जो होता है वो झूल रहा होता है, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं उसे। तो जो फ्लोटिंग रिब्स 11वां 12वां है, वही हमारे किडनी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, मनुष्य में दायां विक बाएं विक में थोड़ा सा नीचे होता है। देखिए हमने बताया भी था कि जो हमारा लेफ्ट होता है विक या किडनी होती है, वो स्लाइटली अपर होती है, ऊपर होती है, अगर हम पोजीशन वाइज देखें तो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या नहीं? अब हम क्या करें, अपनी किडनी को थोड़ा काट लें, किडनी को थोड़ा काट लें, तो हम अपने स्टाइल में काट लेते हैं, इसको थोड़ा रहने देते हैं डायग्राम को, इसको भी देख लेंगे, लेकिन थोड़ा हम भी काट के देख लेते हैं। चलिए अगर हम किडनी को काट के देखें, ऐसे डायग्राम बनाते हैं। किसी बंदे की किडनी ली हमने और इसे क्या किया, काटा। तो जब काटेंगे तो रिनल कैप्सूल एडिपोज कैप्सूल पाया ही जाएगा, इसके ऊपर लेयर पाई जाएंगी, एडिपोज फेसिया रिनल कैप्सूल पाया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो किडनी को दो हिस्सों में बांटते हैं। जो बाहरी हिस्सा है, जैसे मान लीजिए एक हम इमेजिनरी लाइन बना लें ऐसे ऐसे, ठीक है, बाहरी हिस्सा हो उसे कहते हैं क्या, कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स यानी बलकुट। एड्रिनल कॉर्टेक्स बोल दिया यानी बलकुट, रिनल कॉर्टेक्स बोल दिया यानी बलकुट बोल दिया। क्या बोल दिया, बलकुट बोल दिया। और जो अंदर वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं मेडुला यानी मध्यांश, मेडुला यानी मध्यांश। ठीक है, हम अपने किडनी को काट के देखें तो जो बाहर का इलाका है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स यानी बलकुट, और अंदर वाले इलाके के क्या बोलते हैं, मध्यांश या मेडुला बोलते हैं। चलिए समझते हैं इसी बात को, मध्यांश या मेडुला बोलते हैं। तो इस डायग्राम में जब चलेंगे, हम कहीं देख रहे होंगे इस डायग्राम में, तो हम देख रहे हैं कि ए वाला हिस्सा इमेजिनरी अगर हम बना लें, तो ए वाला हिस्सा जो है बाहर वाला जो है वो किसका है, कॉर्टेक्स का। ये वाला हिस्सा किसका है, कॉर्टेक्स का, दिख रहा है, कॉर्टेक्स का यानी बलकुट का इलाका है। अच्छा एक बात और दिख रही होगी इसी डायग्राम में कि कॉर्टेक्स का ही कुछ हिस्सा, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा जो है ऐसे मिडुला में ऐसे धंसा हुआ, ऐसे 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 धंसा दिखाई दे रहा है, हाँ या नहीं? ऐसे ऐसे धंसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ या नहीं? दिखाई दे रहा होगा। चलिए धंसा हुआ दिखाई, अगर एज्यूम नहीं हो रहा पा रहा है व्हाइट कलर से, तो हम इसे रेड कर लें, अगर कि ये कॉर्टेक्स का ही कुछ हिस्सा ऐसे मिडुला में ऐसे ऐसे धंसा दिखाई दे रहा है। बहुत बार आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया इसका नाम। तो कॉर्टेक्स का ही कुछ हिस्सा ऐसे ऐसे देखिए धंसा हुआ है और उंगली नुमा संरचना बना रहा है, ऐसे धंसा दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो जो कॉर्टेक्स का इन्वेजिनेशन है मेडुला में, यानी बलकुट का वह एक्सटेंशन जो हमारे मध्यांश में प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। पूछा गया आपसे कई बार नीट एग्जाम में कि भैया कॉलम ऑफ बर्टिनी होता क्या है, तो कॉलम ऑफ बर्टिनी कुछ होता नहीं है, ये क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन होता है जो रीनल मेडुला में पाया जाता है। रीनल कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन होता है जो रीनल मेडुला में पाया जाता है। किडनी को ही देख रहे थे हम, तो किडनी के बाहरी भाग को हम बलकुट बोल रहे हैं और अंदर के हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं, मध्यांश या मेडुला बोल रहे हैं। तो जो बलकुट वाला इलाका है वही हमारे मध्यांश इलाके में ऐसे ऐसे धंसा हुआ है, और जो धंसा हुआ संरचना बना रहा है, इसी धंसे हुए संरचना को हम बोल रहे हैं कॉलम ऑफ वर्टिनी।
अच्छा, धंसने से ऐसे पिरामिड टाइप का संरचना भी बन रहा है जिसे हम बोलते हैं क्या, रीनल पिरामिड। क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड। ये सारे रीनल पिरामिड जो होते हैं वो कुछ रीनल पिरामिड, मान लीजिए एक दो रीनल पिरामिड मिल गए हैं, जैसे मान लीजिए एक रीनल पिरामिड यहाँ खुला है, एक रीनल पिरामिड यहाँ खुला है, एक रीनल पिरामिड यहाँ खुला है। तो रीनल पिरामिड जहाँ खुल रहे हैं तो दो तीन करके खुल रहे हैं, तो उस इलाके को हम बोलते हैं क्या, माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स। और फिर सारे माइनर कैलिक्स यूनाइट होके देख रहे होंगे कि यहाँ यूनाइट हो गए, सारे माइनर कैलिक्स आके यहाँ यूनाइट हो गए, तो इसे हम बोलते हैं क्या, मेजर कैलिक्स। क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स हो गया, मेजर कैलिक्स हो गया। फिर माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं अल्टीमेटली हाइलम जो पोजीशन होता है, हाइलम, हाइलम के थ्रू ओपन होते हैं, कहां पे आके, यूरेटर में। कहां पे, यूरेटर में। हाइलम के थ्रू आके यूरेटर में खुलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम अपने किडनी को काटें तो किडनी में क्या होगा, लगभग इसका लेवल जो होगा कहां से, अगर किडनी का हम एनाटॉमिकल पोजीशन देखें तो थोरैसिक 12वीं वर्टिब्री यानी वक्ष में देखें अगर, तो जहां पे 12वीं कशेरुकी है, वक्षीय 12वीं कशेरुकी है, वहां से लेके और लंबर थर्ड तक पाई जाती है, यानी यहां से लेके यहां तक के पोजीशन को देखें तो ये कहीं T12 पे, थोरैसिक 12 पे होगी, तो नीचे वाली पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, L3 होगी। यही हमारी किडनी की एनाटॉमिकल पोजीशन है। किडनी को जब हम काट के देख रहे हैं कि भैया विक को अगर काट दें और देखना चाहें क्या पोजीशन है इसकी, तो विक को देखेंगे तो रीनल फेसिया, रीनल कैप्सूल से ढका होगा। लेकिन अगर हम काट दें तो बाहर के इलाके को हम बल्कुट यानी कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, और अंदर के इलाके को हम मध्यांश यानी मेडुला बोल रहे हैं। हमने ये भी देखा कि जो कॉर्टेक्स यानी बलकुट है वो अंदर मध्यांश में कुछ ऐसे धंसा हुआ है, और धंसने की वजह से पिरामिड स्ट्रक्चर बन रहा है, उसे रिनल पिरामिड बोल रहे हैं। और धंसने वाला जो पार्ट है वो कॉलम टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, फिंगर नुमा प्रोजेक्शन बना रहा है, उसे हम कहते हैं रिनल कॉलम ऑफ बर्टनी। फिर हमने देखा यही रिनल पिरामिड्स छोटे छोटे दो दो तीन तीन रिनल पिरामिड संरचना में खुलते हैं, उसे हम कह रहे हैं क्या, माइनर कैलिक्स। और फिर सारे माइनर कैलिक्स एक बड़ी कैलिक्स में यानी मेजर कैलिक्स में ओपन होते हैं। मेजर कैलिक्स हमारे हाइलम के थ्रू चला जाता है, कहाँ पे, यूरेटर में। और डेफिनेट सी बात है यही यूरेटर हमारे यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में जाता होगा, और मूत्राशय फिर से एक नलिका के तहत जिसे कि हम कहते हैं मूत्रनाल यानी यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता होगा पेनिस से। तो ये हमारी किडनी की क्या है, ओवरऑल संरचना है। ऐसा देख लिया आपने, अंदर से भी काट के देख ली, इसका एनाटॉमिकल पोजीशन भी देख लिया, इसका नंबर भी जान रहे हैं और इसका लैंडमार्क भी जान रहे हैं। फिर हम बात करें कि विक की संरचनाओं की स्थिति हमने देखी ली, कॉलम ऑफ बर्टनी का जिक्र हमने कर लिया, यहाँ पे कॉलम ऑफ बर्टनी दिखा भी दिया हमने कि यही एक्सटेंशन जो है हमारा कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन जो मेडुला में है उसे ही कह रहे हैं क्या, कॉलम ऑफ बर्टनी। और उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं, रीनल पिरामिड कर रहे हैं। ये रीनल पिरामिड कहाँ खुल रहे हैं भैया, कैलिक्स में। कैलिक्स, एक कैलिक्स, दो कैलिक्स, तीन कैलिक्स, ये सब मिला के बनाते हैं क्या, मेजर कैलिक्स। फिर रिनल पेल्विस बनता है, फिर हाइलम होता है, फिर यूरेटर के थ्रू ओपन हो जाते हैं। ठीक है, यही वाला पार्ट है, यही समझना था आपको। तो यहाँ पे यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिनल कॉलम ऑफ बर्टनी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा गया। ठीक है, कई बार पूछा गया है। फिर हम बात करें वृक्काणु की संरचना। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी किडनी होती है उसके जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होता है वो क्या होता है, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन होता है। अगर हम बात करें अपने यहाँ किडनी में तो लगभग ईच किडनी में हम बोलते हैं कि 10 लाख वृक्काणु पाए जाते हैं, यानी 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक एवरेज वैल्यू है, 10 लाख वृक्काणु पाए जाते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, जो अगर हमारा वृक्काणु ही क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, तो डेफिनेट सी बात है इन्हीं वृक्काणुओं का जो कंबाइंड फंक्शन होगा, यानी 10 लाख वृक्काणुओं को जो फंक्शन होगा, जो क्रिया होगी, वही हमारे विक की क्रिया मानी जाती होगी, या वही विक की क्रिया होगी। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो देखें तो प्रत्येक विक लगभग 1 मिलियन जटिल नलिकादार संरचनाएं रखता है, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है, जो कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। ये वृक्काणु रीनल पिरामिडों में रेडिएटिंग फैशन विकिरणों के समान व्यवस्थित रहते हैं। चलिए हम इसका संरचना देखते हैं। अब हम एक वृक्काणु की बात कर लें जिसको हम नेफ्रॉन बोल रहे हैं, उसका संरचना अगर हम देख लें कि भैया वृक्काणु देखने में होता कैसे, तो वृक्काणु देखने में होता कैसे है, तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं जो आप बहुत पहले से ही देखते हुए आ रहे हैं। वृक्काणु की बात करें
तो वृक्काणु का जो सबसे पहला इलाका होता है, सबसे पहला पार्ट जो होता है, वो ऐसे फूली हुई संरचना होती है। ऐसा कप शेप की संरचना होती है, कप शेप की स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं क्या, बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं दोस्त? बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। इसी बोमेंस कैप्सूल से ऐसे अत्यधिक कुंडलित संरचना निकलती है। इसी बोमेंस कैप्सूल से अत्यधिक कुंडलित संरचना निकलती है। इसे बोमेन संपुट भी बोलते हैं। बोमेन संपुट। ठीक है, वुमेन संपुट बोलते हैं। और इसी वुमेन संपुट से आगे बढ़ेंगे तो एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर यानी अत्यधिक कुंडलित संरचना निकलेगी। चूंकि वुमेन्स कैप्सूल के पास या वुमेन संपुट के पास है, तो इसे बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं। ठीक है, पीसीटी बोलते हैं। पीसीटी के बाद एक हाईली क्वाइल्ड संरचना के बाद क्या होता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, तो यही हाईली क्वाइल्ड संरचना के बाद एक ऐसा यू शेप की संरचना मिलती है। एक नॉर्मल डायग्राम बना रहे हैं, अभी स्टैंडर्ड डायग्राम नहीं है। एक यू शेप की ऐसी संरचना मिलती है। इस यू शेप की संरचना को देखें अगर, तो हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या हेनले का पास बोलते हैं। तो चलिए हम लूप ऑफ हेनले ही बोलेंगे। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले या हेनले का पास बोलते हैं। तो लूप ऑफ हेनले की दो भुजाएं होती हैं। एक तो ये डिसेंडिंग लिम्ब यानी अवरोही भुजा, और एक होती है आरोही भुजा। ठीक है, यानी एक में देख रहे होंगे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रही है, और दूसरी नीचे से ऊपर जा रही है। तो दो भुजाएं हमारे लूप ऑफ हेनले में होगी, एक अवरोही भुजा, अवरोही, और एक आरोही भुजा। एक क्या होगी? आरोही भुजा। यानी लूप ऑफ हेनले में जो कि यू शेप का होता है, दो भुजाएं पाई जाएंगी, अवरोही और आरोही। फिर ये अवरोही और आरोही भुजा जो है लूप ऑफ हेनले का, एक फिर से कुंडलित संरचना में ऐसे खुलता है। एक फिर से ऐसे कुंडलित संरचना में खुलता है, और इस कुंडलित संरचना को हम बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं, यानी डीसीटी बोलते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं। फिर यही डीसीटी एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, यानी संग्राहक नलिका होती है, उसमें जाके ओपन होती है। और इस संग्राहक नलिका में बहुत सारे वृक्काणु आके ऐसे ऐसे ओपन होते हैं। बहुत सारे वृक्काणु हर जगह हमने जो दिखा रहे हैं, लगभग हर जगह से एक एक वृक्काणु आके जुड़ते होंगे। तो ये है हमारी संग्राहक नलिका। क्या है? संग्राहक नलिका यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, संग्राहक नलिका है। ठीक है, एकदम स्ट्रक्चर याद रखिएगा। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं अगर हम वृक्काणु बोल रहे हैं, तो वृक्काणु के हिस्से में तो बोमेंस कैप्सूल होगा, यानी बोमेन संपुट होगा। जो हमारा समीपस्थ कुंडलित नलिका होगा वो पार्ट होगा एक तो। दूसरा लूप ऑफ हेनले या हेनले का पास होगा। तीसरा दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्यों? क्योंकि सारा जो वृक्काणु है, कुछ वृक्काणु जो है, मान लीजिए एक वृक्काणु आया, तो बहुत सारे वृक्काणु आके एक कॉमन नलिका में खुल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं संग्राहक नलिका। एक कॉमन डक्ट में खुल रहे हैं, जिसे हम क्या करें? कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट को हम इसका पार्ट नहीं बोलेंगे। याद रहे, कभी कभी सवाल यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है। ये तो एक नॉर्मल सा संरचना हो गया हमारे यहाँ वृक्काणु का, जिसे कि हम बोल रहे हैं कि जो हमारे यहाँ क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे यहाँ विक यानी किडनी का। बात समझ में आ रही है?
अब इसी वृक्काणु की बात करेंगे तो वृक्काणु जो है दो तरह की होती है। वृक्काणु तो हमने देख लिया। चलिए, वृक्काणु हमारे यहाँ जो है दो तरह की होती है, अभी हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। वृक्काणु हमारे यहाँ दो तरह की होती हैं, इसको भी देख लें हम। चलिए, हमारे यहाँ वृक्काणु जब दो तरह की होती है तो पहले हम जान लें वृक्काणु में दो तरह जो है वो क्या है। तो अगर हम लिख लें यहाँ नेफ्रॉन या वृक्काणु लिख लें, क्या लिख लें, नेफ्रॉन लिख लें, या यहीं पे लिख लें वृक्काणु। अभी इसके बारे में आगे होगा, लेकिन अभी वृक्क का अगर हमने बनाया है नेफ्रॉन का डायग्राम तो इसको अभी यहीं समझ लेते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। तो वृक्काणु या नेफ्रॉन के बारे में देखें तो हमारे यहाँ दो तरह के वृक्काणु होंगे। कौन कौन से भैया? तो हमारे यहाँ दो तरह के जो वृक्काणु होते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, या बोलते हैं क्या, बलकुटी नेफ्रॉन, बलकुटी वृक्काणु। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और दूसरे हमारे यहाँ होता है क्या, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। दोनों में अंतर देख लेंगे अभी हम। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। हमारे यहाँ दो तरह के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्लियर है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो थोड़ा संरचना बना के ही जान लेते हैं कि क्या अंतर है, फिर हम उसमें क्या क्या चीजें पूछा गया आपके एग्जाम में उस पर फोकस कर लेंगे। चलिए एक डायग्राम बना ले अगर हम दोनों का, तो पहले हम किडनी का ही एक डायग्राम क्यों ना बना लें। किडनी का डायग्राम बना लेंगे तो मान लीजिए हमने किडनी का काटा ऐसे, तो ये बाहर का हिस्सा दिखा रहा है यानी कॉर्टेक्स का इलाका दिखा रहा है। फिर हम अंदर के हिस्से को इमेजिनरी बना दें ऐसे कि ये वाला जो हिस्सा है वो हमारे मेडुला को दिखा रहा होगा, यानी ये वाला हिस्सा जो है हमारे कॉर्टेक्स यानी बलकुट को दिखा रहा है किडनी के, और ये वाला हिस्सा जो है हमारे किसको दिखा रहा है, मेडुला को दिखा रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सारा जो खेल है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का यहाँ से समझ में आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि ये वाला इलाका जो है इतना वो कॉर्टेक्स का है, और उसके बाद वाला इलाका जो है हमारे किडनी में किसका है, मेडुला का है। तो हमारे पास दो तरह के नेफ्रॉन थे, तो हमने दो तरह का नाम क्यों लिया। तो जो हमारे यहाँ कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं तो उनको अगर हम देखें ऐसे, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है ऐसे हमारे यहाँ चालू होते हैं। तो ये उसका क्या होता है, बोमेन संपुट होता है। बोमेन संपुट के बाद जैसा कि हमने बताया था समीपस्थ कुंडलित नलिका स्टार्ट होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका से थोड़ा सा ऐसे डेवलप हुआ, हमारे पास क्या होता है, लूपा फेनले। फिर से यहाँ से स्टार्ट होती है क्या, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, जो कि संग्राहक नलिका में ऐसे खुलती है। हमने बनाया कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का बनाया है। संरचना अभी देख रहे हैं हम केवल। फिर हम देखेंगे क्या, दूसरा हमारे पास जो नेफ्रॉन होता है उसकी पोजीशन देखें अपने किडनी में, तो उसकी पोजीशन कुछ ऐसे होती है कि ये हमारा बोमेन संपुट हो गया, बोमेन संपुट हो गया। बोमेन संपुट के बाद स्टार्ट होता है क्या, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका अल्टीमेटली ओपन होती है लूप ऑफ हेनले में, और लूप ऑफ हेनले से फिर बनता है क्या, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है संग्राहक नलिका में फिर से खुल जाती है। इस डायग्राम से दो बातें हमें बतानी थी आपको, जो कि स्ट्रक्चरली यहाँ दिख रही होगी। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उसमें बोमेन संपुट जो है एकदम पेरिफेरल साइड में पाया जाता है, दिख रहा होगा डायग्रामेटिकली या चित्र से दिख रहा होगा आपको। और जो हमारे यहाँ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वहां पे क्या होता है, जो हमारा बोमेन संपुट होता है वो मेडुला और कॉर्टेक्स के लगभग जंक्शन यानी संधि पे पाया जाता है। एक बात और दिख रही होगी अंतर, जब हमने कॉर्टिकल नेफ्रॉन बनाया तो लूप ऑफ हेनले को बहुत कम दिखाया। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारे यहाँ होती हैं उसमें लूप ऑफ हेनले क्या होता है, रिड्यूस होता है या मिनिमाइज होता है, या बहुत कम मात्रा में, बहुत कम डेवलप होता है। जो हमारे यहाँ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होती हैं वहां लूप ऑफ हेनले क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जो भी नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ प्रेजेंट होगी उसे हम बोलते हैं क्या, वासा रेक्टा। अभी बता रहा हूं तो आगे एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। जो ब्लड कैपिलरी लूप ऑफ हेनले के, क्योंकि अगर इसमें वृक्क में आता होगा कोई भी ब्लड सप्लाई तो डेफिनेट सी बात है वृक्काणुओं तक पहुंचता होगा,
और वृक्काणुओं के हर हिस्से को रक्त की सप्लाई इंश्योर की जाती होगी। तो वृक्काणुओं पे जो इंश्योर की जा रही है वो रिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, रिनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है। लेकिन स्पेशल कहें तो जो यू लूप ऑफ हेनले को जो रिनल ट्यूब्यूल सराउंड करती है उसे एक नाम देते हैं, बोलते हैं क्या, वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक कौन से नेफ्रॉन है, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। कौन से भैया? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ये दूसरे वाले नेफ्रॉन कौन से हैं? दूसरे वाला जो नेफ्रॉन है वो क्या हो, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या है? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। दो तरह के नेफ्रॉन हमने देख लिए, दो तरह के नेफ्रॉन हमने देखे। स्ट्रक्चरली समझ में भी आया होगा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या है, क्योंकि बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है इसलिए ध्यान नहीं देते। और दूसरी बात, हम मैक्सिमम टाइम जो डायग्राम देखेंगे हम इसी का डायग्राम देखते होंगे, ठीक है, इसलिए हम हमेशा ही लूप ऑफ हेनले की बात कर लेते हैं। तो ये तो दो संरचना संरचना हो गई। अब इसमें डिफरेंसेस देख लें। जैसा कि हमने बताया कि हमारे यहाँ दो तरह के क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, तो उनमें डिफरेंसेस की बात कर लें। जैसे हमने देखा कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारे यहाँ था, क्या था? कॉर्टिकल। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन था और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन था, जक्स्ट्रा मेडुलरी। अभी हम केवल संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, किडनी के फंक्शन देख लेंगे। हमारे पास दो तरह के नेफ्रॉन, जक्स्ट्रा मेडुलरी और कॉर्टिकल। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो जक्स्ट्रा मेडुलरी होता है नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, वो 80% होता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी 20%। 20% नेफ्रॉन जो हमारे यहाँ है वो क्या है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेचर है। 80% कॉर्टिकल नेफ्रॉन पाए जाते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या है? नहीं पाया जाता या छोटा होता, नहीं पाया जाता या छोटा होता, यानी कम विकसित होता, कम विकसित होता, ऐसा बोल सकते हैं, कम विकसित होता। फिर हम बात करें वहां पे कि यहाँ पे अगर हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन देख रहे हैं तो भैया लूप ऑफ हेनले पाया जाता है और अधिक विकसित होता है, ऐसे बोल सकते हैं, अधिक विकसित होता है। अच्छा, लूप ऑफ हेनले यहाँ पाया ही नहीं जाता है तो यहाँ वासा रेक्टा का जिक्र भी तो नहीं होता होगा, तो हम बोलते हैं क्या, वासा रेक्टा यहाँ एब्सेंट होती है, वासा रेक्टा एब्सेंट होती है, वासा रेक्टा एब्सेंट यानी नहीं पाई जाती, वासा रेक्टा नहीं पाई जाती। और यहाँ पे भैया लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड है तो वासा रेक्टा पाई जाती होगी, वासा रेक्टा क्या है, पाई जाती होगी। अब आपने ये नहीं सोचा कि भैया भगवान को ऐसी क्या पड़ी कि दो तरह के नेफ्रॉन बना दिए। तो जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसका काम क्या होता है, इसका काम केवल होता है उत्सर्जन। जो हमारे यहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालना, उत्सर्जित करना, ठीक है। जो हमारे यहाँ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है उत्सर्जन के साथ साथ यानी एक्सक्रीशन के साथ साथ, एक्सक्रीशन तो करेगा ही क्योंकि ये तो प्राइमरी फंक्शन है हमारी किडनी का, प्लस ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो हमारे शरीर का है उसमें भी मदद करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करता है। इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारा किडनी होता है वो एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेटरी इन नेचर होती है, यानी बॉडी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। अभी हम दोनों के फंक्शन देख लेंगे, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ वृक्काणु पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, उनको हमने संरचनात्मक जो अंतर है उसमें इसकी बात को समझा। क्लियर है इतनी बात? यस या नो, हाँ या नहीं? चलिए क्लियर है। तो आगे हम देखेंगे वृक्काणु की और संरचना अगर हम देखते जाएं तो वृक्काणु के समीपस्थ एवं बंद भाग पर फैला हुआ एवं अंदर की तरफ मुड़ा हुआ एक दोहरी झिल्ली युक्त कपनुमा बोमेन संपुट होती है, देख लिया हमने। फिर बोमेन संपुट के अंदर कोशिकाओं का एक जाल उपस्थित होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। चलिए इस डायग्राम को थोड़ा और प्यार से समझ ले। थोड़ा और प्यार से समझने के लिए क्या किया हमने, बनाई एक किडनी, हमने बना ली एक किडनी। पहले पहले एक बना लेते हैं किडनी, पहले एक बना लेते हैं क्या, किडनी। किडनी हमने बना लिया, ऐसे विक बना लिया। तो डेफिनेट सी बात है हमारे विक को भी तो रक्त की सप्लाई आती होगी, तो जो हृदय से आती होगी प्योर रक्त लेके वो हमारी रीनल आर्टरी आती होगी और रिस्पेक्टिव किडनी में ऐसे अंदर घुस जाती होगी। फिर यहाँ से भी जो भी
कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ से भी जो उत्सर्जी पदार्थ हैं ले जाने के लिए यहाँ पे हमारे पास वेन भी तो होगी, यानी सिराएं भी तो होंगी। तो सिराएं भी जो किडनी से राइज होती होंगी, और यानी दोनों किडनी से राइज होती होंगी, तो उसे रीनल रीनल वेन कह देंगे। तो रीनल वेन और रीनल आर्टरी का एक कॉम्बिनेशन तो हमारे किडनी में डेफिनेटली होगा। सिंपल सी बात है, रीनल आर्टरी या रीनल वेन जो है वो वृक्काणुओं के थ्रू ही होके जाती होंगी। यस या नो, हाँ या नहीं? हाँ। तो रीनल आर्टरी आती होगी तो ये क्या करती होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती होगी हमारे यहाँ। और रीनल वेन आती होगी तो क्या करती होगी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती होगी किडनी से। यस या नो? चलिए, तो अब हम बात करना चाहते हैं इन्हीं रीनल आर्टरी रीनल वेन्स के बारे में। जैसे हम मान लीजिए कि वृक्काणु का सबसे पहला हिस्सा बना लें। यहाँ पे हमने बोला कि वृक्काणु का जो सबसे पहला हिस्सा होता है जिसे कहते हैं क्या, बोमैन संपुट। बहुत ध्यान से समझिएगा, बोमैन संपुट सबसे पहला हिस्सा हमने बनाया था। हमने बनाया था बोमैन संपुट जो होता है वो कप शेप की एक संरचना होती है। अच्छा, इस बोमैन संपुट के बाहरी दीवार को देखें, जो आउटर लाइनिंग है बोमैन्स कैप्सूल का, वो बना होता है सरल सल्की उपकला की। किसका बना होता है? सरल सल्की उपकला की। बहुत बार सवाल यही पूछा गया, किसका बना होता है? सरल सल्की उपकला, सरल सल्की उपकला, सरल सल्की उपकला का बना होता है, यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है, जो बाहरी दीवार होती है किसकी, बोमैन संपुट की। अच्छा, अंदर की दीवार पे देखें, जो इनर लाइनिंग है उस पे कुछ स्पेशलाइज यानी कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं, ऐसी ऐसी कुछ स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती हैं जो ऐसी ऐसी होती हैं, ऐसे। इनर जो दीवार है, जो अंदर की दीवार है, जो स्पेशल कोशिकाएं पाई जा रही हैं उसे हम बोलते हैं क्या, पोडोसाइट सेल। पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट कोशिका बोल दिया हमने, मान लीजिए क्या बोल दिया, पोडोसाइट कोशिका या पोडोसाइट सेल बोल दिया। तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे किडनी को जो रक्त सप्लाई करने आती होगी आर्टरी, तो रीनल आर्टरी आती होगी, और रीनल आर्टरी इंश्योर करती होगी कि जितने वृक्काणु हैं उन तक रक्त पहुंचे। तो आर्टरी की ब्रांचिंग होती है, और ब्रांचिंग होती है तो क्या होता है, इस तक जो पहुंचता है रक्त लेके इस वृक्काणु तक, तो हम बोलते हैं कि इसमें जो रक्त आता है वो किसके थ्रू आता है, एफरेंट आर्टेरियोल। किसके थ्रू भैया, एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट नाम याद रखिएगा, एफरेंट, ठीक है, एफरेंट। एफरेंट आर्टरियोल जब रक्त लेके हमारे वृक्काणु के पास पहुंचता है, तो वृक्काणु का ये जो बोमैन संपुट वाला इलाका है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कप शेप है, ऐसे कप शेप की संरचना है। तो यहाँ पे आके जो एफरेंट आर्टरियोल होता है, ऐसे क्या बनाता है, जाल बनाता है एक, और फिर से बाहर निकलता है इस वृक्काणु से। फिर से क्या होता है, बाहर निकलता है। जो बाहर लेके निकलता है उसे हम कहते हैं क्या, ईफरेंट। क्या बोलते हैं, ईफरेंट। क्या बोलते हैं दोस्त, ईफरेंट। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो एक कैपिलरी का जाल बना हुआ है हमारे बोमैन संपुट में, कैपिलरी यानी जो ब्लड वेसल आई थी, एफरेंट आर्टेरियोल आई थी, और बोमैन संपुट में इंटर करने के बाद एक जाल बनाई, नेटवर्क बनाई है, इसे हम कहते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं भैया, ग्लोमेरुलस, याद रहे, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं भैया, ग्लोमेरुलस। और बोमैन संपुट और ग्लोमेरुलस यानी दोनों को मिला लिया जाए, बोमैन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला लें तो हम बोलते हैं क्या, मेलपीगियन ट्यूब्यूल, मेलपीगियन बॉडी। याद रहे, यानी ग्लोमेरुलस भी हमारे नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है। एक बात याद रखिएगा, इसी पर्पस से मैंने बताया, ग्लोमेरुलस क्या है, जो एफरेंट आर्टरियोल आ रही है और जो हमारा कप शेप का बोमैन संपुट है वहां पे एक कैपिलरियों का जाल बना रही है, उसे हम कहते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल को हम एक साथ में मेलपीगियन बॉडी बोलते हैं। इन बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक एक छोटे छोटी बातों में क्वेश्चन छुपा होता है, ठीक है।
तो ये तो हमारा स्ट्रक्चरल ऐसे पोजीशन हो गया, यही बात जिक्र किया गया था, यहाँ पे दिखाया गया था, इसलिए मैंने बना दिया। तो एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, देख लिया होगा। चलिए, वृक्काणु की संरचना हम देख ही रहे थे। ग्लोमेरुलस और इसके आसपास बोमेन संपुट मिलकर मेलपिगियन काय या रीनल कार्पसेल्स बनाते हैं। यह मूत्र निर्माण के प्रथम चरण छनन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी ये ग्लोमेरुलस हो गया, अगर स्ट्रक्चरली आपको दिख रहा होगा तो, और ये हमारा क्या हो गया, बोमेन संपुट हो गया। ये हमारा ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा हो गया जो जाल बना लिया, और फिर हमारा क्या हो गया, ये बोमेन संपुट हो गया। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मेलपिगियन बॉडी बोलते हैं। यही बात हम बता रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका आ गई। तो हम सबका फंक्शन देख लें, अगर सबका फंक्शन देख लें कि कैसे क्या फंक्शन करता है, तो आप ज्यादा आराम से समझ पाएंगे इस बात को। ठीक है, ज्यादा आराम से समझ पाएंगे। चलिए, हम समझते हैं कि क्या है। तो हम जब डायग्राम बनाए थे, जब हमने संरचना देखी थी किसकी, अपने नेफ्रॉन की, अपने नेफ्रॉन की। यहाँ पे आइए, नेफ्रॉन की जब संरचना बनाई थी तो हमारे पास देखा तो पहले बोमेन संपुट था। क्या था, बोमेन संपुट था। यहाँ पे बोमेन संपुट के बाद हमारे पास समीपस्थ कुंडलित नलिका थी। समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद हमारे पास लूपा फेनले था। लूपा फेनले के बाद देखे तो दूरस्थ कुंडलित नलिका, उसके बाद संग्राहक नलिका थी। ठीक है, संग्राहक नलिका में बहुत सारे वृक्काणु आके ओपन होते हैं, बहुत सारे वृक्काणु आके ओपन होते हैं। तो हम सबको जान लेगा, तो बोमेन्स कैप्सूल को हमने जान लिया। अब समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका को अगर हम देखेंगे तो क्यूबाइडल इप्थिलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, क्यूबाइडल इप्थिलियम की बनी होती है। क्यूबाइडल इप्थिलियम की बनी होती है, और इसमें जो भी यहाँ पे ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसकी क्रिया विधि को तो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, अभी केवल हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है, इस क्षेत्र में उपकला कोशिकाएं ल्यूमेन के अंतरकाशी द्रव एवं लवणों तथा अन्य पदार्थों का परिवहन के लिए विशिष्टीकृत होती हैं। यह जो हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिका है, अभी तक यहाँ तक यही बस जानिए कि ये घनाकार उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है, घनाकार उपकला की, यानी कॉलुमनर इप्थिलियम की बनी होती है ऐसे। और इसकी जो उपकला होती है वो क्या होती है, माइक्रोवेलाई पाई जाती है इसके यहाँ, माइक्रोवेलाई पाई जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारा समीपस्थ कुंडलित नलिका है, इसका काम होता है पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण। लेकिन अभी क्या है, आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि पुनः अवशोषण करना किसको है, या किस बात का पुनः अवशोषण करना है, इसलिए कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ये पुनः अवशोषण में इसका रोल होता है। अभी किस चीज का पुनः अवशोषण है, इस बात को हम बताएंगे। तो पुनः अवशोषण में इसका रोल होता है, तो जो इसकी घनाकार इपिथेलियम होती है वो बनाती है ब्रश बॉर्डर। क्या बनाती है, ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर बनाती है जो ज्यादा से ज्यादा सतही क्षेत्रफल प्रोवाइड करता है इसके पुनः अवशोषण के प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। तो दूसरा है लूप ऑफ हेनले। यह समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद प्रारंभ होकर दूरस्थ कुंडलित नलिका के पहले क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यह यू आकार का होता है। ठीक है, इसमें दो भुजाएं होती हैं, अवरोही और आरोही। लूप ऑफ हेनले की अवरोही भुजा की बात करेंगे तो इसका ऊपरी भाग मोटे खंड का गठन करता है। तो जब हम दूरस्थ पूरा मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका जब हम खत्म करते हैं, तो जब हम लूप ऑफ हेनले बनाते हैं तो ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा मोटा दिखाते हैं, और नीचे वाले हिस्से को क्या होता है, पतला दिखाते हैं। इसे क्या दिखाते हैं, पतला दिखाते हैं। ऊपर वाले को इसलिए मोटा दिखाते हैं क्योंकि यहाँ जो है घनाकार उपकला पाई जाती है। घनाकार, क्योंकि पीसीटी में घनाकार उपकला पाई जाती है, तो वही घनाकार उपकला कुछ कंटिन्यू हो जाती है किसमें, लूप ऑफ हेनले में। तो ऊपर और नीचे वाले इलाके में हम क्या दिखाते हैं, घनाकार उपकला दिखाते हैं। जो पतला वाला हिस्सा होता है वहां सल्की उपकला पाई जाती है। ये घनाकार उपकला हो गई, घनाकार, और ये होती है क्या, सल्की उपकला। तो अवरोही भुजा और आरोही भुजा, यानी एक भुजा होती है लूपा फैलने में जो ऊपर से नीचे आती है, और एक भुजा जो है ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है। तो आरोही भुजा, इसका ऊपरी भाग मोटे खंड का गठन करता है, इसका व्यास डीसीटी जितना होता है, यह भी सरल घनाकार उपकला द्वारा आस्तरित रहता है। इसका निचला भाग पतले खंड का गठन करता है जो सरल सल्की उपकला का बना होता है। ये सब बातें आपको पता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो हेनले लूप की आरोही भुजा जो है विलय होकर क्या बनाती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाती है, और ये सरल घनाकार उपकला का बना होता है।
अनेक नेफ्रॉनों के दृष्टि एक सीधी मोटी नलिका यानी संग्राहक नलिका में खुलती हैं, जो कि स्ट्रक्चर जब हमने बनाया था तो सारा डिटेल आपको बता दिया था, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जब हमने डायग्राम देखा था तो एक कॉर्टेक्स बना लिया था और एक मेडुला बना लिया था, और हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हमने बताया था कि नेफ्रॉन हमारे यहाँ दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भैया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। फिर हमने उसका भी जिक्र कर लिया, तो दोनों में जो डिफरेंसेस थे जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसको भी हमने देख लिया। तो एक वल्कुटी नेफ्रॉन था हमारे पास, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा था लगभग मध्यांश आसन्न नेफ्रॉन यानी जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। हमने देखा था कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है लगभग 80% पाया जाता है। इसमें मल्पीगियन कणिका वृक्क की सतह के नजदीक यानी पेरिफेरल पार्ट में बोमेन संपुट कहीं हुआ करता था। फिर इसका लूप ऑफ हेनले अधिकतर कॉर्टेक्स में ही सीमित रहता है और थोड़ा भाग मेडुला में उपस्थित होता है। वासा रेक्टा अनुपस्थित होती है या लेस डेवलप्ड होती है। मध्यांश नेफ्रॉन यानी जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हम देखा था, तो हमने देखा था 15 से 20% हिस्सा कौन बनाता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बनाती है। मेल्पिगियन कणिका कॉर्टेक्स और मेडुला के संधि पर पाए जाते थे। इन नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले लंबा होता है, मेडुला में अंदर की तरफ डूबा रहता है, वासा रेक्टा उपस्थित रहती है। इतनी बात हमने देख ली है। अब हमें देखना क्या है, तो हमने संरचना ये देख ली है, हम बना के भी समझ चुके हैं इसे। एक कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को दर्शाया गया है चित्र के थ्रू, जिसको हमने अभी बना के देखा था। फिर अगर हम बात करें कि मूत्र निर्माण की क्रिया विधि क्या है, अब हमें जानना है कि भैया मूत्र निर्माण होता कैसे है, मूत्र निर्माण होता कैसे है, हमारी किडनी काम कैसे करती है। तो मूत्र निर्माण को अगर हम क्या करें, नॉर्मली देखना चाहें कि मूत्र निर्माण होता कैसे है, तो हम अपनी भाषा में एक बार समझ लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल पार्ट देख लेंगे। फिर थ्योरेटिकल पार्ट देख लेंगे हम लोग। तो मूत्र निर्माण को देखें तो हम तीन हिस्सों में क्या करते हैं दोस्त, बांट देते हैं। क्या करते हैं, तीन हिस्सों में बांट देते हैं। जो मूत्र निर्माण का पहला स्टेप होता है उसे कहते हैं क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं या परा निस्यंदन बोलते हैं, या परा निस्यंदन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परा निस्यंदन बोलते हैं, अभी समझ लेंगे इसका मतलब क्या होता है। दूसरा हमारा होता है क्या, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यानी चयनित पुनरावशोषण। चयनित पुनरावशोषण। हम तीन हिस्सों में मूत्र निर्माण को बांट रहे हैं, चयनित पुनरावशोषण। और तीसरा होता है क्या, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, तीसरा हिस्सा होता है हमारे मूत्र निर्माण का, जिसे हम कहते हैं क्या, नलिका स्रवण। ठीक है। तीन हिस्सों में हम बांटते हैं किसको, अपने मूत्र निर्माण को, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तीनों को अलग अलग करके समझने का प्रयास करते हैं। अपनी भाषा में पहले समझ लेंगे तो थ्योरी समझ में आ जाएगी। पहले अपनी भाषा में आत्मसात करने की कोशिश करिए कि क्या होता होगा। तो पहला स्टेज हम देखते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। क्या होता है, परा निस्यंदन कह किसे रहे हैं, परा निस्यंदन जो है एक कहते किसे, इस बात को समझ लें कि भैया परा निस्यंदन क्या होता है। परा निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परा निस्यंदन की बात करें, इसके लिए हम बनाते हैं बोमेन संपुट को और थोड़ा समझने का करते हैं प्रयास। हमने बनाया बोमेन संपुट। बोमेन संपुट, हमने जब बोमेन संपुट बनाया तो इसके बारे में मैं पहले ही बताया हूं कि जो बाहरी दीवार होती है बोमेन संपुट की, वो सरल सल की उपकला की बनी होती है, ऐसा मैंने बताया था। बाहरी दीवार किसकी बनी होती है, सरल सल की उपकला की। सरल सल की उपकला की बाहरी दीवार बनी होती है। फिर अगर हम अंदर की बात कर लें तो अंदर इनके यहाँ स्पेशलाइज्ड कोशिका पाई जाती है। वुमेन संपुट की जो अंदर की दीवार बनी होती है वो किसकी बनी होती है, ऐसे छल्ली नुमा या झिल्ली नुमा संरचना की बनी होती है, जो फिल्ट्रेशन स्लिट बनाता है या फिल्ट्रेशन पोर बनाता है, ऐसे, जिसे हम कहते हैं क्या, पोडोसाइट सेल। बहुत ध्यान से समझिएगा।
अब यहीं पे हमने बताया था कि हमारी एफरेंट आर्टेरियोल आती है रक्त लेके, और एफरेंट आर्टेरियोल जो आती है उसका ल्यूमेन जो होता है क्या होता है, पतला मोटा होता है, ऐसे एफरेंट एफरेंट आर्टेरियोल आई, और इसका ल्यूमेन यानी जो चौड़ पाइप की मोटाई जो है उसकी क्या है, मोटी है। अब यही एफरेंट आर्टेरियोल आता है, तो चूंकि हमारा बोमेंस कैप्सूल कैसा है, कप शेप का है, तो यहाँ नेटवर्क बनाता है और यहाँ से बाहर निकलता है, तो हम देखते हैं इसका ल्यूमेन क्या होता है, पतला हो जाता है। ठीक है, ल्यूमेन क्या होता है, पतला हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं क्या, इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ तीन चीजें आपको दिखनी चाहिए, तीन चीजें आपको दिखनी चाहिए जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हो रहा होगा। एक तो एफरेंट आर्टेरियोल मोटा है और इफरेंट आर्टेरियोल पतला है। एफरेंट आर्टेरियोल मोटा है और एफरेंट आर्टेरियोल पतला है, तो कभी भी एक मोटे पाइप से अगर पानी जा रहा है और उसके ल्यूमेन को यानी उसकी मोटाई को हम थोड़ा कम कर दे दबा के, तो वहां प्रेशर बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब एफरेंट आर्टेरियोल घुस के और इस पाइप में पतला हुआ होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ गया होगा। तो ब्लड प्रेशर मतलब, प्रेशर बढ़ना मतलब क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन द ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। किसी भी फ्लोइंग ब्लड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसके ब्लड वेसल की वॉल पे, उसे ही तो ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी नैरो होगी दीवार इसकी, यानी ये पाइप जाके आगे पतला होगा तो प्रेशर भी तो बढ़ाएगा। तो एक तो ये प्रेशर इसकी वजह से जनरेट होगा। दूसरी क्या बात होगी भाई, अगर मान लीजिए कि आपका बोमेन संपुट जो है वो नॉर्मल कुंडलित, नॉर्मल जो नलिकाएं हैं उसकी तरह ऐसा सीधा होता, तो सिंपल सी बात है एफरेंट आर्टेरियोल आता और फिर से एफरेंट आर्टेरियोल में कन्वर्ट हो जाता, पतला या मोटा अलग बात है। लेकिन कप शेप का जब होता है, ऐसे कप शेप का होता है, तो डेफिनेट सी बात है नॉर्मल जगहों से ज्यादा ब्लड यहाँ होगा, क्योंकि जाल बन जा रहा है, तो ब्लड ज्यादा बनेगा, यहाँ पे ब्लड ज्यादा स्टोर होगा यहाँ पे, और ब्लड ज्यादा जब रहेगा तो प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट करेगा। यानी दूसरी बात है शेप ऑफ बोमेंस कैप्सूल। पहला क्या था, ड्यू टू नैरोइंग ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल इनटू इफरेंट आर्टेरियोल। दूसरा इटसेल्फ क्या है, कप शेप जो स्ट्रक्चर है बोमेंस कैप्सूल का ओ। और तीसरा जो बोमेंस कैप्सूल की जो इनर लाइनिंग होती है वो झिल्ली नुमा संरचना या स्पेशल सेल लगती है जिसे कहते हैं पोडोसाइट सेल, जो फिल्ट्रेशन स्लिट बनाता है। जो फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर होता है, किसी प्रेशर के अंडर में अगर फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो दो प्रेशर तो हमको दिखाई दे रहा है, एक तो एफरेंट आर्टेरियोल के नैरो होना और दूसरा एफरेंट आर्टेरियोल का पतला होना। इसकी वजह से यहाँ प्रेशर जनरेट होता होगा, क्योंकि नॉर्मल से ज्यादा यहाँ ब्लड स्टोर है। क्यों भैया, तो यहाँ बोमेंस कैप्सूल जो है कप शेप का है, तो वहाँ रक्त ज्यादा है, एक तो प्रेशर है, और तीसरा जो चीज मिल गया हमें कि यहाँ पे छिल्ली नुमा सेल्स भी है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्लड आया था उसका प्लाज्मा यहाँ फिल्टर हो गया। प्लाज्मा क्या हो गया, फिल्टर हो गया, और ये फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर हो रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं क्या, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी जो भी रक्त हमारे किडनी के पास आया था एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, उसका प्लाज्मा अंडर इंटेंस प्रेशर यहाँ छन गया है, और छन गया है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब ये छना है, जब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ है, तो इसमें हमारे टॉक्सिक मटेरियल जो थे वो तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में गए ही हैं, हमारे शरीर के कुछ जरूरी कंपोनेंट्स भी क्या है, फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर होने की वजह से इसमें चले गए हैं फिल्ट्रेट में। बात समझ में आ रही है, यस या नो? चलिए, बात समझ में आ रही है तो पहला स्टेप हमने देख लिया, परानिस्यंदन। हमने बोला कि यहाँ फिल्ट्रेशन जो हो रहा है बोमेन संपुट में, वो प्रेशर से हो रहा है, और प्रेशर के तीन वजहें हमने बताई। इसकी वजह से क्या है, हमारे शरीर का टॉक्सिक मटेरियल तो फिल्टर आउट हुआ ही हुआ, बट जो चीजें हमारे लिए जरूरी थी वो भी क्या हो गई, फिल्ट्रेशन या फिल्टर में आ गई, वो भी छान ली गई। तो क्या हम उसे ऐसे छोड़ दें कि नहीं भैया ले जाओ छान लिए, तो हमें जरूरत तो है उसकी ना। तो जितना भी हमने फिल्ट्रेट बनाया, अगर हम बात करें तो हमारी एक किडनी, जिसे कि हम कहते हैं क्या, एक दोनों किडनी मिलके जीएफआर की बात करें, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है हमारे यहाँ 125 ml पर मिनट होता है। यानी एक मिनट में जो फिल्ट्रेट होता है 125 ml फिल्ट्रेट बनता है। अगर हम पूरे 24 घंटे की बात कर लें तो 125 गुणे
60 गुणे 24 कर लीजिए। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ फिल्ट्रेट जो है दिन भर में 180 लीटर बनता है। तो क्या कोई बंदा 180 लीटर यूरिन पास करता है दिन भर? 180 लीटर पास नहीं करता है। यानी पास हम करते हैं 1 से लेके 1.5 लीटर यूरिन, और फिल्ट्रेट कितना बनाते हैं? 180 लीटर, यानी 178.5 लीटर जो फिल्ट्रेट था उसे हम अवशोषित तो कर लेते होंगे, फिर से गेन तो कर लेते होंगे फिर से, यस या नो? करते होंगे। तो वही जब गेन करते हैं उसी प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया, फिर हम क्या करते हैं? रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। तो अगला जो पार्ट आता है, अगला जो हिस्सा होता है हमारे मूत्र बनाने का, होता है क्या? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है भैया? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी चयनित पुनरावशोषण होता है। अब भैया जो चीजें हमने खो दी हैं, जो चीजें हमने खो दी हैं उसको हम क्या करते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये हमारा समीपस्थ कुंडलित नलिका हमने बनाया है। ये लूप आप हेनले बना रहे हैं, लूप आप हेनले बना रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे? जितने हिस्से हैं उसमें क्या करेंगे? उन चीजों को पुनः अवशोषित करेंगे। तो ये हमारा पीसीटी का हिस्सा है। इसीलिए बनाया था हमने कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है उसकी जो एपिथेलियम होती है वो ब्रश बॉर्डर होती है। क्या होती है? ब्रश बॉर्डर होती है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जहां भी पाई जाएगी उसका काम ही होगा दोस्त कि वो ज्यादा से ज्यादा सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए ब्रश बॉर्डर या क्यूबेडल एपिथेलियम ऐसी पाई जाती है कि सतही क्षेत्रफल ज्यादा हो ताकि हम किसी चीज का अवशोषण ज्यादा कर सकें। जैसे कि हमने इंटेस्टाइन में भी पढ़ा था, अपने छोटी आंत में पढ़ा था कि वहां की भी एपिथेलियम क्या होती है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है। तो जो हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिका है, समीपस्थ कुंडलित नलिका है, यानी जो पीसीटी है, समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है, लगभग 70 से 80% चीजों का जो भी फिल्ट्रेट में आया है, 70 to 80% जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, 70 to 80% जो रीएब्जॉर्प्शन होता है यानी चयनित अवशोषण होता है, वो हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिका में ही कंप्लीट कर ली जाती है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर किसी चीज के रीएब्जॉर्प्शन के बारे में कि सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण किसी भी चीज का पूछा जाए तो आपका हमेशा जवाब समीपस्थ कुंडलित नलिका होगा। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जितना भी फिल्ट्रेट हमने बनाया है, जितना भी फिल्ट्रेट हमने बनाया है उसका 70 से 80% हिस्सा हम पीसीटी में ही क्या करते हैं? रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो चाहे वो पानी पूछे या आयन पूछे या ग्लूकोज पूछे या कुछ भी पूछे, आपका सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है तो आपका हमेशा और हमेशा जवाब होना चाहिए क्या? समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आता है हमारा क्या? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले अगर हम देखेंगे तो 8 से 10% रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। 8 से 10% चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हमारे लूप ऑफ हेनले में होता है। फिर बचता है हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ पे हम 10 से 15% चीजों का क्या करते हैं? रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। सवाल सबसे या तो ज्यादा का पूछा जाता है या तो सबसे कम का। सबसे ज्यादा हम पुनः अवशोषण करते हैं कहाँ? लूप ऑफ हेनले में। और सबसे कम पुनः अवशोषण करते हैं सबसे ज्यादा करते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका में। और सबसे कम पुनः अवशोषण करते हैं कहाँ पे? हम लूप ऑफ हेनले में करते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो ये जो तरीका है अभी हम देख लेंगे इसका तरीका भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कोई चीज रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं तो रीअब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है? हम कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे। तो ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, एक्टिव और पैसिव। अब आप देख रहे होंगे कि एक्टिव पैसिव कैसे होता है। एक बात जरूर ध्यान से समझ लीजिए कि एक्टिव पैसिव हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट, कोई भी चीज अगर हम अपने सेल से अंदर ले रहे हैं या सेल से बाहर निकाल रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है हमें सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, और उस क्रॉस करने के लिए अगर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो हम बोलते हैं क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर नहीं है तो हम बोलते हैं क्या? पैसिव ट्रांसपोर्ट।
यानी जब हम ट्रांसपोर्ट अपने अपने ऊर्जा के कॉस्ट पे करते हैं तो हम उसे बोलते हैं क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जितने भी पॉजिटिव आयंस होते हैं हमारे यहाँ, जितने भी पॉजिटिव आयंस होते हैं, चाहे हम उन्हें कोशिका से बाहर ले जाएं या कोशिका के अंदर ले आएं, डेफिनेट सी बात है उसके लिए हमें अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनका हम हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन करते होंगे, यानी हम अपनी एनर्जी खर्च करके करते होंगे। जो निगेटिव आयंस होते हैं हमेशा हम उनको क्या करते हैं, उनको हम हमेशा पैसिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर जो छोटे छोटे आयंस होते हैं, जो छोटे छोटे हमारे क्या है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इनको हम पैसिवली डिफ्यूज करा लेते हैं, जैसे छोटे छोटे अमीनो एसिड हो गए। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और उसके तहत हम क्या करते हैं, चीजों को पुनः रीअब्जॉर्ब करते हैं। फिर हमने बताया कि तीसरा हिस्सा आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन का, यानी नलिका श्रवण का। अभी हम इनको चीजों को डिटेल में देखेंगे, अभी हम केवल आपको बता रहे हैं, क्या स्टेप्स बता रहे हैं, नलिका श्रवण। अब हम जब नलिका श्रवण का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ हमारी किडनी का काम क्या है, नलिका श्रावण क्यों हम बोल रहे हैं, हमारे यहाँ हमारी किडनी का काम केवल एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना नहीं है, बल्कि बॉडी फ्लूइड के कॉन्सेंट्रेशन को भी बनाए रखना है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी बनाए रखना है। तो इस चरण में होता क्या है कि हम चीज़ों को फिल्ट्रेट को आगे तो बढ़ाते जाते हैं, लेकिन जो हमें ज़रूरत होता है या जो हमें ज़रूरत से ज़्यादा होता है उसे अंदर देते हैं, जो हमारी चीज़ ज़रूरत की होती है उसे बाहर लेते हैं। ऐसे हम चलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी चीज़ का आप जरूरत पड़ी तो हमने लिया, या नहीं पड़ी तो हमने दिया। तो पूरे हमारे जो रिनल ट्यूब्यूल है उसमें प्रोसेस परफॉर्म करते चलते हैं। तो हम उसको पढ़ेंगे किसमें, नलिका श्रवण वाले पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया, परानिस्यंदन देख लिया। परानिस्यंदन, किसी बात को कोई समस्या, मूत्र निर्माण का पहला चरण था। फिर हम देख रहे हैं कि कैसे हुआ। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो हृदय का निकास स्ट्रोक आयतन गुणे हृदय दर निकालते हैं तो लगभग इतना हिस्सा, जितना हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है उसका 1/5 हिस्सा हमारे पहुंचता है कहाँ, ग्लोमेरुलस में या बोमेंस कैप्सूल में। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि देखें तो ग्लोमेरुलस कौन सी, निस्यंदन झिल्ली बनता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हमने बनाई थी, और उसमें याद करिए 3 चीजें होंगी। एक तो कौन कौन सी भैया, जो ब्लड कैपिलरी है उसकी जो एपिथेलियम होगी, ठीक है, एंडोथेलियम जो होगी, प्लस जो पोडोसाइट सेल है, और तीसरा बोमेन सेम्पुट, और तीसरा दूसरा जो है इनके बीच की आधारीय कला। यानी बात करें हम यहाँ डायग्राम बना लें तो निस्यंदन झिल्ली बना कर रही होगी, सॉरी यहाँ बना ले बोमेन सेम्पुट का डायग्राम। तो एक तो जो रक्त वाहिनियां आई हैं यहाँ पे, एफरेंट आर्टरियोल आई है, तो जो मान लीजिए यही बना ले, सिंपल एक ही बना ले हम, तो ब्लड तो यही है। तो एक तो एंडोथेलियम ब्लड वेसल की, दूसरा ये जो बोमेन्स कैप्सूल है उसकी झिल्ली, और तीसरा इनके बीच का जो स्पेस है आधारी तत्व है, तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, निस्यंदन झिल्ली बनाती हैं। ठीक है, यही बात है। बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणु पोदोसाइट रखती हैं, जिससे कुछ छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं, निस्यंदन खांच या खांच का स्थिर पोर कहलाते हैं। देखिए फिल्ट्रेशन स्लिट बनाती हैं। बात हो गई, कोई बात जो समझ में नहीं हो, आगे की बात करेंगे। इस झिल्लियों के थ्रू रुधिर इतनी अच्छी से, ये सारी बातें हम बता चुके हैं। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करेंगे तो कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रेशर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। तो एक तो ग्लोमेरुलर हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर, यानी ग्लोमेरुलर में जो लिक्विड पार्ट है, प्लाज्मा है, उसकी वजह से। दूसरा संपुटीय द्रव स्थितिक दाब CHP और रक्त कोलाइडल प्रेशर। लेकिन हम इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, वो लगभग होता है 60 से 75 mmHg। कैप्सुलर हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर होता है 10 से 18 mmHg, और ब्लड कोलाइडल प्रेशर होता है 30 से 32 mmHg। तो नेट फिल्ट्रेशन अगर हम प्रेशर देखें तो लगभग होता है 10 से 25 mmHg। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ग्लोमेरुलर GHP क्या होता है, ग्लोमेरुलस में रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित रक्त दाब जो कि अविवाही एवं अपवाही धमनियों के व्यास के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। परानिस्यंदन मूलतः इसी दाब की वजह से होता है। एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल के बीच में जो नैरोइंग हुई थी उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप हुआ था उसे हम कहते हैं क्या, ग्लोमेरुलर हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर। संपुट दाब, स्थैतिक दाब का मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलस कोशिकाओं में रक्त के प्लाज्मा प्रोटीन मुख्यतः एल्बुमिन द्वारा उत्पन्न दाब या कोशिकाओं के प्लाज्मा के छनने का विरोध करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आता है, 20 से 25 आता है। अब नलिकीय पुनरावशोषण की बात की हमने, तो हमने देखा प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद के आयतन जो कि 180 लीटर प्रतिदिन था। उत्सर्जित मूत्र कितना होता है, 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है। तो समझा जाता है कि 99% निस्यंद जो वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, इस प्रक्रिया को पुनः अवशोषण कहते हैं। नलकीय पुनरावशोषण का कार्य वृक्क नलिकाओं में उपस्थित उपकलाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अवस्था अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा परफॉर्म करती हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ लिया है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, सोडियम को क्षनित में से सक्रिय रूप में निकाला जाता है,
और जबकि नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ निष्क्रिय परिवहन द्वारा अवशोषित होती हैं। ये सारी बातें हमने बता दी। फिर हम बात करें पीसीटी में पुनरावशोषण, तो लगभग 70 से 80%, चाहे वो वैद्युत अपघट्य हो, जल हो या जो भी हो, उसका 70 से 80% क्या करते हैं, पुनरावशोषण कहाँ करते हैं हम लोग, पीसीटी में करते हैं। ये बात हमने बता दी है, यहाँ पे हम देख भी रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले। हमने बताया था कि लूप ऑफ हेनले में सबसे कम क्या करते हैं हम, रीअब्जॉर्प्शन करते हैं काम। इसके आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है तथा भाग मध्यांश में उच्च अंतरावकाशी तरल एवं सरलता नियमन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंपल सी बात है, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन का काम बहुत कम होता है, 8 से 10% होता है। अभी हम देखेंगे लूप ऑफ हेनले का फंक्शन और ज्यादा। डीसीटी में पुनरावशोषण की बात करें तो 10 से 15% जो पुनरावशोषण होता है। तो विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम और जल का कुछ पुनरावशोषण इस भाग में होता है। विशिष्ट परिस्थितियों में एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है कि उपस्थिति में सोडियम सक्रिय रूप से पुनरावशोषित होता जाता है किसमें, और एडीएच के कारण जल का निष्क्रिय रूप से पुनरावशोषण हो जाता है। एडीएच जो एंटी डायरेटिक जो हमारा एडीएच है वो हमारे डीसीटी में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और जो एल्डोस्टेरॉन है वो क्या करता है, सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। डीसीटी में SCO3 को पुनरावशोषण करने से भी सक्षम होती है, SCO3 को भी पुनरावशोषित कर लेती है हमारी डीसीटी। फिर हम बात करेंगे संग्रह नलिका में, तो मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा सा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है एडीएच की उपस्थिति में। संग्रह नलिका का दूरस्थ भाग यूरिया के लिए पारगम्य होता है, इसलिए यूरिया की कुछ मात्रा निस्यंद में पुनरावशोषित की जाती है, जो मध्यांश के अंतरकाशी और प्रवणता के लिए बनाए रखती है। यूरिया साइकिल कहते हैं उसे। आगे बात करेंगे हम, जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमने क्या किया, परानिस्यंदन किया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया होगा, परानिस्यंदन किया होगा, नो डाउट। फिर फिल्ट्रेट जो है चला होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के तहत। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, वाटर और तमाम आयंस को हमने रीअब्जॉर्ब किया होगा। फिर आया होगा हमारा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में देखेंगे अभी। फिर लूप ऑफ हेनले में सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन का काम किया हमने। फिर आया हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम, कभी कभी क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने के लिए यूरिन के, यूरिया यहाँ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से लेते हैं और यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन को या फिल्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं ताकि वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। तो हमारे लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के डक्ट में जो यूरिया का एक्सचेंज होता है, इसे हम कहते हैं यूरिया साइकिल। इसे क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल, ठीक है। आगे बात करें हम नलकीय श्रवण में, मूत्र निर्माण के दौरान विक्कीय नलिका की उपकला कोशिकाएं परनलिका जाल के रक्त के कुछ उत्सर्गी पदार्थों का निस्यंद में श्रवण करती है। इस प्रक्रिया को नलकीय श्रवण कहा जाता है। यह एक सक्रिय क्रिया है जो पीसीटी, डीसीटी एवं संग्राहक नलिका में होती है। पीसीटी में H+, NH3, K+, क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल, दवाइयां, हिप्यूरिक अम्ल, रंजक आदि का चयनात्मक श्रवण होता है, एवं डीसीटी में H+, K+ और अमोनिया का श्रवण होता है। अब हम बात कर रहे हैं मूत्र का जो हम मूत्र की बात कर रहे हैं, जो मूत्र बना है, जो यूरिन बना है, उसके कॉन्सेंट्रेशन या संगठन की बात करें तो 95% क्या होता है, जल होता है। 2% क्या पाए जाते हैं, साल्ट पाए जाते हैं। 2.7% यूरिया और 0.3% विषैले पदार्थ लाइक दवाई, हिपैरिक एसिड और विटामिन और डाइज होती हैं। फिर हम बात करेंगे, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र का रंग पीला होता है, क्यों? क्योंकि उसमें यूरोक्रोम पिगमेंट होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। सामान्यतः मूत्र थोड़ा अम्लीय होता है, जिसका पीएच कितना होता है, 6.0 होता है। फिर हम बात करने वाले हैं प्रतिधारा क्रियाविधि यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत ही सवाल पूछा गया है और बहुत भौकाल बनाया गया है इस टॉपिक का। पहले इसको समझेंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म है क्या। तो बात करने वाले हम लोग प्रतिधारा क्रियाविधि के बारे में यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। तो हम जानेंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या है दोस्त, और इसका उपयोग क्या होता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसको पढ़ाया गया है, जब भी आप पढ़े हैं या ट्राई किए हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट मैनर में पढ़ाया गया है। अभी हम क्या करते हैं, उसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं काउंटर करंट क्या होता है, तो इसको हम अलग से ही पढ़ लेते हैं। हमने एक हेडिंग डाला, मान लीजिए काउंटर करंट। काउंटर करंट क्या डाला, काउंटर करंट बोला। काउंटर मतलब क्या होता है, उल्टा, अपोजिट। यही तो होता है, उल्टा बोल रहे हिंदी में बोल रहे तो उल्टा या अपोजिट बोल रहे। करंट मतलब होता है फ्लो, और कैसा फ्लो भैया, तो बल्क में किसी चीज का फ्लो हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। जैसे मान लीजिए एक प्रोटॉन मूव करते जा रहा है तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। तो किसी चीज का बल्क में फ्लो हो रहा है, और कैसा हो रहा है फ्लो, उल्टा हो रहा है।
कैसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है हमारे यहाँ लूप ऑफ हेनले में होता है। किसमें होता है भैया, लूप ऑफ हेनले में। अभी इसका काम जान लेंगे आप, लूप ऑफ हेनले में। इसलिए लूप ऑफ हेनले के काम को हमने बताया नहीं था आपसे, उस दौरान मिस कॉल कर दिया था आपको। अभी क्या करते हैं, लूप ऑफ हेनले बनाते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया क्या, लूप ऑफ हेनले। क्या हो गया हमारा, लूप ऑफ हेनले या हेनले का पास बोल दीजिए। अच्छा, इसके चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरीज होंगी, हमने बताया था कि जो ब्लड कैपिलरी सराउंड करती हैं किसको, लूप ऑफ हेनले को, उसे क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। तो डेफिनेट सी बात है, चारों तरफ वासा रेक्टा होगी। ऐसे अभी बना देते हैं, वासा रेक्टा ऐसे चारों तरफ होगी। ऐसी वासा रेक्टा होगी, यस या नो, वासा रेक्टा होगी। वासा रेक्टा फिर से रिनल वेन्स के थ्रू ऐसे बाहर निकल गई होगी ऐसे। कुल मिला के ऐसा हो गया होगा। तो नेटवर्क जो प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरीज का अराउंड द लूप ऑफ हेनले, उसे हम वासा रेक्टा कहते हैं। और वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले में ही ये प्रतिधारा क्रियाविधि क्या होती है, लागू होती है, काउंटर करंट लागू होती है। ठीक है, समझेंगे इसका मतलब क्या है। जब भी हम काउंटर करंट पढ़ें दोस्त, तो हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। काउंटर करंट को हम दो हिस्सों में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। काउंटर करंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और थोड़ा सा उल्टा सोचना चालू करेंगे। एक कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। बहुत समझिएगा पहले, काउंटर करंट मल्टीप्लायर यानी प्रतिधारा जो है गुणित है, मल्टीप्लायर प्रतिधारा गुणित। इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिएगा। और दूसरे को बोलते हैं क्या, काउंटर करंट एक्सचेंजर। काउंटर करंट एक्सचेंजर, काउंटर करंट यानी प्रतिधारा विनिमय एक्सचेंजर। दो हिस्सों में हमने बांट लिया इसको समझने के लिए। जो हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसमें, लूप ऑफ हेनले में। बहुत ध्यान से समझिएगा, लूप ऑफ हेनले में। और जो काउंटर करंट एक्सचेंजर पढ़ेंगे उसमें जिक्र करेंगे वासा रेक्टा का, वासा रेक्टा का। यानी काउंटर करंट को हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं, दोनों एक हिस्से को एक में मिला देंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। चलिए हम यहाँ पे क्या करें, एक लूप ऑफ हेनले बना लें। ऐसे हमने क्या किया, लूप ऑफ हेनले बना लिया, सॉरी लूप ऑफ हेनले बना लिया। अच्छा, अगर ध्यान हो तो जो फिल्ट्रेट आता होगा, जो बोमेन संपुट में या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, ऐसे आता होगा और ऐसे इधर से बाहर निकलता होगा। अब हमने बताया था कि लूप ऑफ हेनले में दो भुजाएं होती हैं, एक अवरोही और एक आरोही। लेकिन इस फिल्ट्रेट का अगर फ्लो देखिएगा कि किधर से किधर बह रहा है, तो अवरोही भुजा में ऊपर से नीचे की तरफ, यस या नो, और आरोही भुजा में नीचे से ऊपर की तरफ। इसीलिए इसे हम प्रतिधारा बोल रहे हैं, काउंटर बोल रहे हैं। इस फ्लो का कार्य क्या होता है या क्या यूटिलाइजेशन करते हैं हम समझिएगा पहले। जैसे आप डायग्राम देखिएगा तो जो भी फिल्ट्रेट हमने लिया है, तो लगभग प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसके पहले पड़ता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और हम बोल रहे थे कि उसी फिल्ट्रेट से हमने 70 से 80% चीजों को पुनः अवशोषित कर लिया है, कर लिया है, अच्छी बात। तो पुनः अवशोषित करने के बाद जो यहाँ फिल्ट्रेट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन आपने देखा होगा 300 ऑस्मोल के करीब। मोलरिटी देखी होगी 300 ऑस्मोलरिटी, यस या नो, अभी देख भी लेंगे, दिखा भी देंगे, ऐसा होता है। तो जब फिल्ट्रेशन हमने कर लिया तो अक्सर हम बोला करते हैं कि जो हमारी डिसेंडिंग लिम्ब होती है यानी अवरोही भुजा होती है, वो क्या होती है, वाटर के लिए परमिएबल होती है। और जो आरोही भुजा होती है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होती है, याद रखिएगा। अब फिल्ट्रेट इस पाइप में ही बह रहा होगा दोस्त, इस पाइप से ही तो जा रहा होगा, क्योंकि लूप ऑफ हेनले जो है या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो जुड़ा तो बोमेन्स कैप्सूल से ही है, बोमेन्स संपुट से ही है। तो जो भी फिल्ट्रेट हुआ था परानिस्यंदन से बना था वो सब तो इसी नलिका में ही प्रेजेंट होगा, यस या नो।
यानी जिसको हमें रीएब्जॉर्ब करना है उसको हमें क्या करना है, नलिका से बाहर लेके आना है। समझिएगा इस बात को, उसको हमें क्या करना है, नलिका से बाहर लेके आना है। तो इस चीज को उल्टा करके पढ़ लेते हैं। याद रखिए जो हमारा ये वाला यानी जो एसेंडिंग लिम्ब आरोही भुजा होती है वो क्या होती है, परमिएबल होती है। किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए भैया, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो जो हमारा आरोही भुजा है लूप ऑफ हेनले का, यहां से हम क्या करते हैं, सोडियम आयन का एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं, सक्रिय रीएब्जॉर्प्शन। किसका भैया, सोडियम आयन का। ध्यान दीजिएगा बहुत प्यार से, अभी समझ में आ जाएगा तुरंत। सोडियम आयन लेना चालू कर दिया, बहुत प्यार से समझिएगा। कैसे लाल से दिखा रहे हैं, इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लाल से दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं भैया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सोडियम आयन हमने क्या किया, एक्टिवली, क्योंकि ये परमिएबल है तो एक्टिवली हम आरोही भुजा में सोडियम आयन को ले रहे हैं। अब वाटर के बारे में अगर सोचिएगा तो वाटर की एक टेंडेंसी होती है, ऑस्मोसिस सुना होगा, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी पानी का जो मूवमेंट है वो हमेशा जहां पे पानी ज्यादा है वहां से कम की ओर होता है। यानी अगर हम टोनिसिटी में बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर पानी जाता है हाइपोटोनिक से। तो सिंपल सी बात है, अगर एक सेल है और उसके बाहर का हिस्सा देखें तो यहाँ पे तो हमने सोडियम भर लिया। जब सोडियम भर लिया तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर देखें तो इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो ज्यादा हो गया। पानी मूव कहां करेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ इलेक्ट्रोलाइट के। तो इस मजबूरी में पानी जो है यहां बाहर आना चालू हो जाता है। क्या होता है भैया, ऐसे पानी हम लेने लगते हैं, ऐसे पानी लेने लगते हैं। तो एक बात जरूर दिख रहा होगा, जितना ही एक्टिवली हम सोडियम आयन लूप ऑफ हेनले से यानी एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से एक्टिवली जितना ही एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही पानी हम निकाल लेंगे, किससे, लूप ऑफ हेनले से। दिख रहा है, इसीलिए हम कहते हैं क्या, मल्टीप्लायर। इसलिए क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि यहां ऑस्मोलरिटी कितनी थी, 300। फिल्ट्रेशन एक बिलियन ही तो है जिसमें बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल हैं और वाटर भी हम लॉस कर रहे हैं। जैसे जैसे हम पानी को लेते चले जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा कि नहीं, सांद्रता बढ़ती चली जाएगी जो फिल्ट्रेट होगा। तो मान लो 400 ऑस्मोल दिखा रहा होगा, नीचे आए और पानी चलता जा रहा है, 500 ऑस्मोल हो गया, नीचे आए और चलता गया 600, 800, 900, ऐसे दिख रहा होगा एनसीईआरटी में। जितना पानी हम लेते जाएंगे, क्यों भैया, क्योंकि हम सोडियम एक्टिवली एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इंटरस्टिशियल स्पेस में इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो वाटर इसकी वजह से मूव कर रहा है लूपा फैलने से बाहर। क्लियर है, यस या नो, ठीक। फिर क्या है इसमें देखिए, अब जो भी फिल्ट्रेट आया होगा हाइपर ऑस्मोलरिटी हो गई होगी कि नहीं उसकी हो गई होगी, हाँ या नहीं, हाँ हो गई होगी। जब हो गई होगी तब इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पानी तो लॉस कर नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट लूपा फैलने से बाहर निकाल रहे हैं। तो जैसे ही ऊपर चलते जाएंगे, मान लीजिए यहाँ 900 था तो थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट बाहर गया, सालूट बाहर गया, मान लीजिए आपकी भाषा में बोले तो 800 हो गया, और गए और निकला 700 हो गया, और गए और निकला 600 हो गया, और गए और निकला 500, 400 और 300। यानी जितने ऑस्मोलरिटी का फिल्ट्रेट हमारे लूप ऑफ हेनले में इंटर किया था उतने ही ऑस्मोलरिटी का फिल्ट्रेट हमने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को वापस कर दिया। लेकिन एक चीज दिख रहा होगा दोस्त, इस दौरान हमने जितना लूप ऑफ हेनले में जितना मैक्सिमम पानी ले सकते थे उतना पानी निकाल लिया है। इसलिए हम बोलते हैं कि लूप ऑफ हेनले डेजर्ट लिविंग एनिमल में यानी जो रेगिस्तान में रहते हैं उन जानवरों में लूप ऑफ हेनले क्या होता है, बड़ा पाया जाता है। यानी जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले होगा उतना ही प्रतिधारा मैकेनिज्म काम करेगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि लूप ऑफ हेनले सांद्रता बनाता है यूरिन की, कॉन्सेंट्रेशन बनाता है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है, क्योंकि पानी का क्या करता है, अवशोषण करता है। याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा अवशोषण पूछा जाए तो भी हमेशा ऑप्शन पीसीटी ही रहेगा, चाहे पानी रहे चाहे इलेक्ट्रोलाइट रहे। लेकिन लूप ऑफ हेनले का अपना अलग काम है, ये वाला। तो यहां पे ये काम हो गया, समझ में आया। अब सेम काम इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज भी हैं, क्योंकि हमारे बॉडी फ्लूइड में कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बनाना है, तो ब्लड कैपिलरीज में वही सेम होता है। हम एक्सचेंज करते जाते हैं, जिसकी जो कमी है उससे लेते गए और जिसकी जो ज्यादा है वो देते गए। तो
लूप आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं सोडियम का वाटर का, सोडियम का वाटर का, ऐसे एक्सचेंज करते हुए चले जाते हैं कि ब्लड में जो है पीएच में कोई चेंज ना हो। H2O लिया, सोडियम लिया, ऐसे करके करते गए। जब भी सोडियम की बात होगी एक्टिवली, पानी की बात होगी पैसिवली, ऐसे हम लेते गए देते गए। तो इन एन एक्सचेंज ऑफ सोडियम, कभी हम पानी ले रहे हैं, कभी हम पानी के एक्सचेंज में सोडियम, ऐसा कर रहे हैं। तो काउंटर करंट एक्सचेंजर का काम वासा रेक्टा में होता है, एंड जस्ट टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड, इसके लिए। और यहाँ पे प्रतिधारा मैकेनिज्म किसके लिए होता है भैया, तो पानी को ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब कर सके। इन दोनों को मिला के फ्यूज कर लीजिए तो हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। बात समझ में आ गई? हाँ, समझ में आ गई। यही डायग्राम्स दिए हुए हैं, देखिए। लूप ऑफ हेनले को हम बाहर दिखा रहे हैं और लूप ऑफ हेनले या अंदर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ 300 से स्टार्ट किया था हमने, 400, 600, 900, 1200 तक आ गया, फिर 700, 400, 300, जहां से छोड़ा था वहीं पे लाके ड्रॉप कर दिया। लेकिन इस दौरान हमने बहुत सारा पानी निकाल लिया। फिर यहां देखेंगे 300 से स्टार्ट किया था यहाँ पे, 400, 600, 900, 1200, 900, 600, 400, 300, हम लेते गए देते गए, लेते गए देते गए। और तो इस तरह दो तरह से, ठीक है, क्लियर। यही था आपका प्रतिधारा मैकेनिज्म, जिसका बहुत सारा भौकाल बना हुआ है, ठीक है। ये बातें, ये डायग्राम सब दिया हुआ है, समझ में आ गया होगा अब आपको। यही प्रतिधारा मैकेनिज्म का डायग्राम दिया हुआ है। आगे क्या है, सानिध्य गुच्छ उपकरण, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस। तो सानिध्य गुच्छ कोशिका प्लस मैकुला डेंसा प्लस लेसिक पॉल्किसन मेजेंजियल मेजेनकाइमल सेल्स जो होती हैं। तो मैकुला डेंसा क्या होता है, उपकला की वह कोशिकाएं जो धमनियों की भित्ति के संपर्क में रहती हैं। ये कोशिकाएं अन्य उपकला कोशिकाओं की तुलना में घनी हो जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को संग्रहित रूप से मैकुला डेंसा कहते हैं। फिर भैया सानिध्य कुछ कोशिका किसे कहते हैं, दोनों धमनियों की भित्ति की चिकनी पेशी कोशिकाएं जो डीसीटी उपकला के संपर्क में रहती हैं। ये कोशिकाएं फूल जाती हैं। इन कोशिकाओं को निष्क्रिय रेनिन के गहरे कण होते हैं। हम कोशिकाओं को सानिध्य गुच्छ कोशिका कहते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस या जेजी सेल कहते हैं, जेजी सेल। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इसको समझ लेते हैं अपनी भाषा में। फिर से इसको अपनी भाषा में अपने स्टाइल में समझने का प्रयास करते हैं। तो किडनी मैकेनिज्म आप या रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन देख लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी अपने फंक्शन को कैसे रेगुलेट करती है। सिंपल सी बात है, हमारी किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेट बनाना, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो हमारे शरीर में है उसको बाहर निकालना, यही हमारी किडनी का काम है। तो किडनी अपने काम को कैसे रेगुलेट करती होगी, इसी बात की बात हो रही है। तो अभी हमने देखा जो किडनी में जेजी सेल होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कंडीशन में हमारी किडनी जो है अपना काम प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर पा रही हो, कैसे पता चलेगा। तो मान लीजिए हम बोले कि जो जीएफआर था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट था, मान लीजिए वो कम हो जाए, यानी 125 ml पर मिनट। अभी आपको हमने बताया था कि दोनों किडनी मिलकर फिल्ट्रेट बनाती हैं, मान लीजिए कम हो गया। कम होने का अपना रीजन हो सकता है, क्यों हो सकता है, मान लीजिए बॉडी फ्लूइड कम हो गया, आपके यहाँ शरीर में द्रव्य कम हो गया, ऐसा भी हो सकता है। बॉडी फ्लूइड कम हो गया, या ब्लड का लॉस हो गया है आपके यहाँ, ब्लड का लॉस हो गया, या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खत्म खराब हो गया। यानी इन किसी कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस क्या हो गया, खराब हो गया, बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। किसी भी कंडीशन में जब जीएफआर हमारा कम हो, या हो सकता हो जीएफआर बढ़ता भी हो, किसी भी कंडीशन में रेगुलेशन कब होगा, नॉर्मल फंक्शन के दौरान तो सही है, लेकिन कम या ज्यादा होता होगा तो किडनी क्या करती होगी। तो आपको पता है हमारे जो हाइपोथैलेमस है, तो हमारे यहाँ तीन चीजें रोल प्ले करेगी। तो किडनी, किडनी इटसेल्फ, दूसरा हमारे यहाँ ब्रेन भी यानी सीएनएस भी कुछ कंट्रोल करता होगा। तो किडनी जब कंट्रोल करती है तो किडनी क्या करती है, किडनी का काम समझ ले। किडनी करती क्या है, किडनी में जो जेजी सेल्स होती है, मान लीजिए जीएफआर कम हुआ, तो जो जेजी सेल्स होती हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो रिलीज करती हैं रेनिन। क्या रिलीज करती हैं दोस्त, रेनिन। क्या रिलीज करती हैं, रेनिन, ठीक है, रेनिन रिलीज करती है किडनी में। ये रेनिन करता क्या है हमारा, ये रेनिन करता क्या है, जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन है, एंजियोटेंसिनोजन
टेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। इस एंजियोटेंसिनोजन को ये हमारी रेनिन करती क्या है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है, एंजियोटेंसिन 1 में। याद रहे एंजियोटेंसिनोजन कौन रिलीज करता है भैया, यकृत यानी लीवर। ठीक है, याद रहे एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर रिलीज करता है, जो कि निष्क्रिय अवस्था में है, उसे जो जेजी सेल्स यानी किडनी के जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, और रेनिन के द्वारा क्या करती है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती हैं। और एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया जाता है एस एंजाइम के द्वारा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। भैया इसे कौन रिलीज करता है, लंग्स, फेफड़े रिलीज करते हैं एस एंजाइम को, लंग्स रिलीज करता है हमारा। एस आता है और इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में। जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो क्या होता है, पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, यानी ब्लड वेसल को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। तो एक तो किडनी का एफर्ट रहा कि किडनी अपने जीएफआर को कैसे मैनेज कर सकती है, ये तो किडनी का एफर्ट रहा। ऐसा थोड़ी कि मरेगी हो, किडनी के अपना काम कम, जैसे आप अपनी समस्या में कभी पड़ते हैं तो पहले खुद सुलझाने का प्रयास करते हैं उसे, यानी आपका भी तो अपना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यस या नो, होता है। ये तो बात हो गई किडनी की हमारी। फिर हम देखें तो क्या होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपो जो थैलेमस होता है उसे हम ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर भी बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर भी बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर बोलते हैं। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर बोलते हैं। किसी तरह का बॉडी फ्लूइड या जीएफआर कम होगा, बॉडी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, जीएफआर कम हो, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम हो, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम हो, तो सिंपल सी बात है ऑस्मो रिसेप्टर अगर होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर सेंटर है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स होंगे इसके पास, हमारे हाइपोथैलेमस के पास। और जो भी कोई बॉडी फ्लूइड में चेंजेज आते होंगे तो उसका पल पल की जानकारी हमारे हाइपोथैलेमस को देती होंगे। तो जैसे ही मान लीजिए जीएफआर कम हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ, हो सकता हो कि ब्लड के लॉस की वजह से वो हो सकता हो सकता हो बॉडी फ्लूइड के कॉन्सेंट्रेशन में कमी की वजह से हुआ हो। लेकिन ये हाइपोथैलेमस करता क्या है, तुरंत जो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज करता है तुरंत। क्या भैया, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन कहते हैं, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन क्या करता है, वेसोप्रेसिन डीसीटी से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, वाटर के री एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, वाटर के री एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। वाटर के री एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा तो बॉडी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, बॉडी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, अल्टीमेटली हमारा जीएफआर बढ़ जाएगा। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हो गया भैया, स्टिमुलेट करेगा किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और यहां से क्या रिलीज होगा, एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है, हमारे यहाँ एल्डोस्टेरोन करता क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है कहाँ पे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। फिर हम वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। तो ऐसे हमारा क्या होता है, जीएफआर बढ़ाना हमारा टारगेट होता है, तो हमारा हाइपोथैलेमस ऐसे एक्ट करता है।
और हमारी किडनी ऐसे एक्ट करती है, दोनों को मिला के हम नाम पहले हम बोलते थे रास, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, बाद में हम बोलने लगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, अब इसी बात को समझ लेते हैं कि हमारी किडनी काम कैसे रेगुलेट करती है। जैसे रक्तदाब में गिरावट आई, रक्तदाब में क्या आया, गिरावट आया, तो जेजी कोशिकाएं रेनिन स्रावित करेंगी जो यकृत द्वारा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 1 को एस एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 में। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगी, रक्तदाब बढ़ जाएगा। देखिए हमने समझा दिया है, ठीक है, यहाँ इतना समझ में आ रहा होगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हमारा थ्रस्ट सेंटर है, ड्रिंकिंग सेंटर है, तो क्या करेगा, तो हमारा करेगा क्या, अधिक ब्लड से एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को बढ़ा देगा, तो साल्ट वाटर का रिटेंशन बढ़ जाएगा। प्लस वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए फिर एडीएच का भी श्रवण बढ़ा देता है, और एडीएच क्या करता है, हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, वो एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, हमारा वाटर के रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है डीसीटी में। ऐसे हम क्या करते हैं, जीएफआर को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। फिर हमारे यहाँ एएनएफ भी रिलीज होता है, जो हमारी हार्ट होती है। तो हार्ट जो होता है, हार्ट जो आलिंद की जो दीवार होती है उसमें वो करता क्या है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर रिलीज करता है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, यूरेटिक फैक्टर फैक्टर रिलीज करता है। जो करता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे हार्मोन रिलीज हुए उस दौरान, जो वेसल्स को क्या करा रहे थे, कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहे थे। तो हमारा हृदय क्या करता है, हृदय के आलिंदों में अधिक रुधिर वे बहाव से अलिंदीय न्यूट्रीयूरेटिक फैक्टर स्रावित होता है। एएनएफ से बाह्य विस्फाटक रक्त वाहियों का होता है, जिसके रक्त दाब कम हो जाता है। इस प्रकार के एएनएफ क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रिया। एएनएफ बेसिकली करता क्या है, जो भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के तहत जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी और ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाएगा, तो एएनएफ क्या करता है, वेसल्स को डायलेट करता है। और ये रिलीज कहाँ से होता है, जो हमारा आर्टरिया की वॉल होती है हार्ट में, वहां से रिलीज होता है, वहां से रिलीज होता है। और वो करता है क्या है, वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करता है, यानी जस्ट उल्टा काम करता है, या चेक करता है, जो क्रिया विधि है रेनिन एंजियोटेंसिन की, उस पर नियंत्रण रखता है एएनएफ। ठीक है, फिर हमारे पास है मूत्रण। वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में आता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने पर संग्रहित रहता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से भेजा जाता है। जो मूत्रण होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। कई बार पूछा गया है कि अगर आपके मूत्राशय में प्रेजेंट जो हमारे पास स्ट्रेच रिसेप्टर्स है उनको हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो डेफिनेट सी बात है मूत्रण नहीं होगा। आपके 11th लेवल पे इतना नहीं पढ़ाना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कुछ और भी हमारे अंदर आर्गन्स हैं जो हमारे यहाँ जो उत्सर्जी उत्पाद है उनको बाहर निकालते हैं, क्योंकि विक तो हमारा इन्वॉल्व होता है अमोनिया यानी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में। हमारे यहाँ कुछ और भी अंग, लेकिन हम फेफड़े की बात कर लें। जैसे फेफड़ा हमारा क्या होता है, जैसे सुना होगा हम सांस लेते हैं तो गैसों का विनिमय करते हैं, उस दौरान सांस लेते हैं तो एयर लेते हैं, और एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, हम अपने अंदर लेते हैं और ब्लड के थ्रू डिफरेंट आर्गन्स तक पहुंचाते हैं, डिफरेंट कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसी दौरान हम CO2 बाहर भी निकालते हैं। CO2 हमारे अंदर क्या है, कोई भी चीज जो हमारे अंदर अधिक है वो क्या है, हमारे लिए वेस्ट मटेरियल। तो CO2 मनुष्य में फुफ्फुस लगभग 200 मिलीलीटर प्रति मिनट कार्बन डाइऑक्साइड तथा 400 मिलीलीटर प्रतिदिन जल सामान्य स्थिति में निष्कासित करते हैं। विभिन्न वाष्पशील पदार्थों का भी फुफ्फुस द्वारा सरलता से निष्कासन होता है, यानी फुफ्फुस यानी जो हम फेफड़ा बोलते हैं, ये भी चीजों का निष्कासन करते हैं, निष्कासन करते हैं। फिर हम बात करें त्वचा की, बात करें हमारी त्वचा भी किस तरह काम करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। यह श्वेत यानी पसीना का उत्सर्जन करती है। श्वेत एक जलीय द्रव्य है जिसमें 99.5% जल, NaCl, लैक्टिक अम्ल, यूरिया, अमीनो अम्ल तथा ग्लूकोज होता है। पसीने का प्राथमिक कार्य है वाष्पीकरण द्वारा शरीर के सतह को ठंडा रखना। सीबेसियस ग्लैंड, ये तो श्वेत ग्रंथ यानी स्वेट ग्लैंड की बात थी, अब सीबेसियस ग्रंथ की बात करें। सीवम का श्रावण करती है जिसमें मोम, स्ट्रॉल्स, अन्य हाइड्रोकार्बन तथा वसीय अम्ल होते हैं। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करते हैं। जलीय जंतुओं की त्वचा अमोनिया का उत्सर्जन करती है जो चारों तरफ के माध्यम में विसरित हो जाती है। यकृत की बात कर लें, यकृत कोलेस्ट्रॉल, पित्तवर्धक यानी बिलिरुबिन, बिलवर्डिन, स्टेरॉइड हार्मोन, निम्नलिखित दवाओं एवं विटामिन के निष्कासन के लिए प्राथमिक स्थल है। यकृत इन पदार्थों को पित्त इसमें मिलाते हुए आंत्र में डालता है, जिसको आंत में मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है।
तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि विक तो हमने पढ़ा ही, किडनी पढ़ा ही कि हमारे यहाँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। हमारे यहाँ अदर आर्गन्स भी हैं, लाइक फेफड़ा हो गया हमारा, हमारी त्वचा हो गई, हमारा क्या हो गया, यकृत हो गया, ये भी क्या होते हैं, हमारे यहाँ उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम अगले अध्याय में, मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।